हाय बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, और फटाफट से इसको भी क्या कर लेंगे सर, कंप्लीट क्विक रिवीजन। मतलब कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसको करा दूंगा फटाफट से, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं अंतिम युद्ध में। और ये एक तरीके से लास्ट वीडियो है अपना। ठीक है, इसके बाद जो है जो डी एंड एफ ब्लॉक बचा हुआ है वो आपके अथर्व भैया के चैनल पे मैं करवा दूंगा, और साथ में क्वेश्चन भी वहीं पे प्रैक्टिस करवा दूंगा। चलिए सर स्टार्ट किया जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से सर स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में सर, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बताऊं, तो जैसा कि नाम से ही इसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर तो हो ही जा रही हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर केमिकल का मतलब किससे है सर, रिएक्शन से है। यहाँ पर किससे मतलब है केमिकल का मतलब? सर केमिकल का मतलब यहाँ पर किससे है, रिएक्शन से। और काइनेटिक्स का मतलब बेटा यहाँ पर मोशन से, यानी कि रेट से या स्पीड भी आप उसको बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो केमिकल का मतलब हो गया यहाँ पर रिएक्शन से, और काइनेटिक्स का मतलब हो गया बेटा मोशन से, या आप इसको क्या बोल सकते हैं सर, स्पीड से। ठीक है, या इनको हम लोग एक साथ क्या बोल सकते हैं, रेट। ठीक है, रेट ज़्यादा यूज होता है अपनी केमिस्ट्री में, तो रेट बोल सकते हैं। अच्छा, रेट जो होता है बेटा वो ध्यान देना है, जरा ध्यान देना है। रेट हमेशा पॉजिटिव, जैसे कि स्पीड पॉजिटिव होता है ना, रेट हमेशा क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। मान लो कहीं पे अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब हम लोग स्पीड ही समझेंगे। इसका मतलब फिजिक्स वाला आप इसको मत समझ लीजिएगा, फिजिक्स वाला जो वेलोसिटी होता है वो मत समझ लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे उसमें डायरेक्शन चेंज होता है ना, तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब है। तो सर रेट यहां पर बोलेंगे तो रेट, किसी भी चीज का आप रेट मेजर करो ना, तो रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर होता है। किसी भी चीज का कोई भी चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रेट ही बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों रिएक्शन में जो है क्या चेंज हो रहा होगा, जरा बताओ। रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा होगा? रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट जो है क्या बना रहा होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा, हाँ या ना? किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा। टाइम के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट जो है, रिएक्टेंट का अमाउंट क्या बोला मैंने, रिएक्टेंट का अमाउंट, नंबर ऑफ मोल घट रहा होगा, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा होगा। आप कंसंट्रेशन भी बोल सकते इसी चीज को, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है, और आपका प्रोडक्ट जो है इंक्रीज करता है। प्रोडक्ट क्या होता है सर, इंक्रीज करता है। क्या मेरी बात को समझ पाए? रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट क्या होगा सर, इंक्रीज करेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है डिसअपीयर हो रहा है। ये क्या हो रहा है सर, डिसअपीयर हो रहा है, और प्रोडक्ट जो है अपना क्या हो रहा है सर, ये अपीयर हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे प्यारे बच्चों मैंने बोल दिया टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे सर, ये डिसअपीयर हो रहा है, गायब हो रहा है। और प्रोडक्ट क्या हो रहा है सर, अपीयर हो रहा है, यानी कि फॉर्म हो रहा है। डन है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसके लिए रेट मैं बोलना चाहूं, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, तो मैं इसके रेट को, मेरे प्यारे बच्चों मैं इसके रेट को बोलूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयर हो ना, गायब हो रहा, क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अच्छा, और सर अब और जरा इसका बताइए, इसको क्या बोलेंगे सर, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब चूंकि इसको डिसअपीयरेंस बोल रहे हैं इसलिए इसको ROA बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। अच्छा सर लिखेंगे कैसे, जरा बताइए। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि रेट जो होता है, रेट क्या है, किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे रेट को हम लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। कैसे कैसे सर? आप बोल सकते हो कि रेट जो है मैं मेजर करूंगा सर कंसंट्रेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? ये बात ध्यान देना है कि रेट हमेशा क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अच्छा, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं इसको प्रेशर के टर्म में मेजर करूंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रेशर के चेंज के टर्म में भी आप इसको मेजर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अगर आप कंसंट्रेशन के टर्म में बेटा मेजर करेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म में, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट आएगी, ध्यान दीजिएगा जरा, मोल पर लीटर, और मान लो टाइम का यूनिट सेकेंड है तो पर सेकेंड। यही आएगा ना, हाँ या ना? इसका क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा ATM पर सेकेंड। मेरी बात को समझ गए, हाँ या ना? मेरी बात को समझ गए? अगर मान लो रेट कहीं पे ATM पर सेकंड में दिया, इसका साफ साफ मतलब क्या होगा कि सर प्रेशर के टर्म में मेजर कर रहे हैं, और अगर मोल पर लीटर के टर्म में दिया है तो क्या कर रहे हैं सर, हम लोग उसको कंसंट्रेशन के टर्म में मेजर कर रहे हैं। डन, बहुत बढ़िया सर। लिखेंगे कैसे? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा आपको ये गौर करने की जरूरत है कि अगर आप मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस,
किसके लिए होता है सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस? हमेशा ध्यान रखिएगा रिएक्टेंट के लिए होगा। कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए हमेशा एक नेगेटिव साइन लगाते हैं ताकि आपकी जो वैल्यू है ओवरऑल क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है कि नहीं? मैंने क्या बोला, रेट हमेशा क्या होगा सर? रेट हमेशा मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव होगा, यह बात का ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस की वैल्यू चूंकि नेगेटिव आती है, अगर आप निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है ना, तो फाइनली कम माइनस बड़ा, पहले ज्यादा था तो नेगेटिव आएगा। तो उस नेगेटिव को काउंटर करने के लिए हम लोग अपनी जेब से क्या कर देते हैं, एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू, जैसे मान लो कि हम लोग रिएक्टेंट की बात करें तो क्या लिखेंगे जरा बता दो, रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे जरा बता दो। तो चेंज इन कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। मेरी बात को समझ पाएगी नहीं, हाँ या ना? इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहें रेट ऑफ अपीयरेंस, तो इसमें कोई नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फाइनली क्या हो रहा है, ज्यादा है, इनिशियली कम है, तो ज्यादा माइनस कम कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ही आएगा वो। क्लियर हुआ कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैं क्या कर दूंगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, प्रोडक्ट का चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। प्रेशर दिया है तो प्रेशर टर्म में भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस से काम चल जाएगा? नहीं, ओवरऑल रिएक्शन के लिए हमें मेजर करना होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करना होता है सर? रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना होता है। ये क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा जरा, क्या बोला मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग सिंपली आरओआर बोलते हैं या सिर्फ आर से डिनोट करते हैं। तो कहीं पे अगर सिर्फ आर लिखा है मतलब क्या समझ जाएंगे हम लोग, पूरे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी जा रही है, पूरे रिएक्शन के रेट की बात करी जा रही है। सर ये क्या होता क्या है? अगर आपको टेक्निकली टर्म में समझाएं, प्रैक्टिकल बात बताएं, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया जो सबसे स्लोएस्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, वही क्या कहलाएगा सर? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए ये ध्यान रखना है, सबसे स्लोएस्ट वाले रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनते चलिएगा मेरी बात को, एकदम ध्यान से सुनते चलना है, सुनते चलो। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं आर, कैसे लिखूंगा सर? मैं लिखूंगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस किसी का भी, अपॉन अगर उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दूंगा, एससी मतलब बेटा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाएंगे नहीं, हाँ या ना? क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए फटाफट से। बिल्कुल सर, 100% क्लियर हो गया। चलिए तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन की कहानी। अच्छा सर इसको हम लोग चाहें एक जनरल रिएक्शन में तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? एक जनरल रिएक्शन में ऐसे यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा कैसे। देखो मान लो अपने पास कोई रिएक्शन है जिसमें कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके कुछ बना रहा है सी और डी। हर एक रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है तो कुछ ना कुछ उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है जो आगे मल्टीप्लाई होता है। तो मान लेते हैं यहां पर इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट n1 है, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा n2 है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, समझते चलिएगा। आजा भाई, देख रहे हो कभी कभी बहुत परेशान करता है। हाँ क्लियर है? तो ये हो गया अपना क्या सर, ध्यान दीजिए जरा, n1 प्लस n2 b से क्या बन रहा है सर? c प्लस डी। सिमिलरली इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लेते हैं n3 है और इसका बेटा मान लेते हैं n4 है, कुछ ना कुछ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है। अच्छा तो सर जरा बताइएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे लिखेंगे? सिंपल, जैसे मान लो कि ए का लिखना है तो वहीं ए का चेंज अपॉन टाइम और माइनस साइन जरूर लगा देंगे। लेकिन अगर मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन आरओआर तो क्या लिखूंगा सर? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कैसे? माइनस पहले लगाना पड़ेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दिया मैंने 1 अपॉन n1। ठीक है, और क्या कर दूंगा सर? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, हाँ या ना? माइनस और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या बन गया? रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका? ए का, और डिवाइड कर दिया किससे? n1 से, यानी कि उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो क्या बन गया सर? ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब चाहे आप किसी से भी निकालो ना, सबका बराबर होगा, चाहे आप बी से निकालो, चाहे सी से निकालो, चाहे डी से निकालो, सबका क्या आएगा सर? बिल्कुल इक्वल 100% आने वाला है। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? इसलिए तो इसको क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का रेट है। अच्छा अगर मैं बी के लिए निकालू तो कैसे लिखूंगा सर? जब बताइए तो बी के लिए कैसे लिखूंगा? सिमिलरली बी भी क्या है? बी भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक सेकेंड बेटा, आ जाइए फटाफट से, ध्यान दीजिएगा। तो -1 अपॉन n1 अपॉन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो गया, इज इक्वल टू क्या लिखूंगा सर? इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? माइनस
1/n2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है कि नहीं? इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? अब किधर आ गए हम लोग? अपना रिएक्टेंट की कहानी कंप्लीट हो गई ना। अब कहां पर आ गए सर? प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट वाले में आपको नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर जरूरत है? तो 1/n3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, हाँ या ना? इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा सर? 1/n4 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल बेसिक सा ये फॉर्मूला है, सबको पता रहता है। इसका फायदा ये है कि मान लो अगर ए का मुझे पता है तो मैं क्या कर लूंगा? बी का कैलकुलेट कर लूंगा, या सी का कर लूंगा, या तो डी का कर लूंगा। क्लियर है कि नहीं? इसलिए ये यूज होता है। बट आपको एक तरीका बताता हूं, हमें क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। क्यों बताए तो सब? इसलिए बताए कि मान लो कई बार डायरेक्टली बोल देगा कि इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? बट आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मान लो ए का कुछ रेट है और सी का रेट बताओ कितना होगा, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैं बता देता हूं। जैसे मान लो मुझे ए का रेट दिया है आर। कितना रेट दिया है सर? आर दिया है। और मुझसे सी का रेट पूछा जा रहा है। कैसे करूंगा सर? कैसे करूंगा? तो जिसका भी रेट गिवन है ना बेटा, जिसका भी रेट गिवन है, क्या करिए? उसको पकड़िए और उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। सर किसका गिवन है? ए का। कितना रेट गिवन है सर? आर। डिवाइड कर दिया मैंने किससे? n1 से। अब जिसका भी पूछ रहा है ना, उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो मुझसे सी का पूछ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा? आर अपॉन n1 है ना, इंटू कर दूंगा सी के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि n3 से। अगर मुझसे डी का पूछेगा तो क्या कर दूंगा? मैं n4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बी का पूछेगा तो n2 से कर दूंगा। किसमें? आर अपॉन n1 में। जैसे मान लो कि बी का पूछ लिया तो क्या करूंगा मैं? यार बताओ क्या करूंगा मैं? आर अपॉन n1 जो है उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? n2 से। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? चलिए सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी में बात आती है सर रेट लॉ की। किसकी बात आती है सर? रेट लॉ की। सर ये रेट लॉ क्या चीज है? मेरे प्यारे बच्चों, रेट लॉ बहुत शानदार चीज है, बताता हूं क्या है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जरा समझिएगा सर। रेट लॉ का मतलब हो गया कि ऐसा लॉ जो बताता है कि रेट किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे सर रेट किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? रेट बेटा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर। कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट चेंज होता है। क्लियर है कि नहीं? रेट प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रेशर चेंज करने पर भी रेट क्या होता है सर? चेंज होता है। किसका प्रेशर चेंज करने पर? रिएक्टेंट का। अच्छा, और बताइए सर। सर टेम्परेचर चेंज करने पे भी रेट आपका चेंज होता है। कंसंट्रेशन की बात हो गई, प्रेशर की बात हो गई, टेम्परेचर की बात हो गई, और कैटलिस्ट डालने से भी रेट में क्या होता है? बदलाव आता है। रेट क्या होता है आपका? चेंज होता है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि कैटलिस्ट भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और भी ढेर सारे प्रैक्टिकल कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर भी रेट डिपेंड करता है। मेरी बात को समझ गए कि नहीं? हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को एकदम गौर से सुनना है। हम लोगों को मात्र 4 फैक्टर पढ़ना है। कौन कौन सा सर? हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन प्रेशर का, और हमें पढ़ना है टेम्परेचर का, हमें पढ़ना है कैटलिस्ट का। 4 चीज हो गई। क्लियर है कि नहीं? अब जरा ध्यान दीजिए, समझिएगा सर। एक्सपेरिमेंट किया गया, पता किया गया, तो पता चला कि रेट जो है कंसंट्रेशन बढ़ाने पे ऐसा नहीं कि इंक्रीज ही कर जा रहा है, किसी किसी में डिक्रीज ही कर रहा है, किसी किसी में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और कभी कभी इंक्रीज भी कर रहा है। क्या मेरी बात को समझिएगा कि नहीं? हाँ या ना? तो रेट लॉ बोलता क्या, जरा ध्यान से समझिएगा। कोई रिएक्शन है, अगर मान लो कोई रिएक्शन है, सपोज दैट कि ए और बी से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। क्या हो रहा है सर? कोई प्रोडक्ट बन रहा है। हम लोग रेट लॉ लिखते हैं रिएक्टेंट्स के लिए। क्लियर है कि नहीं? रिएक्टेंट के लिए रेट लॉ लिखते हैं। मान लो ये रिएक्शन बैकवर्ड होता तो रिएक्टेंट कौन हो जाता? सी और डी। तो हम सी और डी को क्या मान के चलते? रिएक्टेंट मान के चलते, और उसके लिए क्या लिखते? रेट लॉ। क्लियर है? चलिए सर कैसे लिखेंगे रेट लॉ जरा बताइए तो। मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू के क्या है सर? रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स, कंसंट्रेशन ए का पावर एक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मेरे प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान से समझिएगा सर, ध्यान से समझिएगा। ये के जो है, के क्या है सर? रेट कांस्टेंट। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। आप ये समझ रहे हैं डब्बा इंटू ए, डब्बा जो है ना बिग ब्रैकेट में, ए जो है क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बी क्या बता रहा है सर? कंसंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा, एक्स क्या बता रहा है? एक्स बता रहा है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, और y क्या बता रहा है सर? y बता रहा है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। ये ऑर्डर क्या है? यानी कि ये x और y बताएगा कि b के कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ेगा तो कितना टाइम्स बढ़ेगा ये बताएगा कौन? x या y। x बताएगा a का, y बताएगा b का। क्या मेरी बात को समझ गया कि नहीं? जैसे मान लो मैं बोल दूं कि x की वैल्यू 2 है और मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूं a का 2 गुना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? रेट कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? 2 का पावर 2 यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। हाँ या ना? और वहीं पे मान लो कि -1 होता तो
-1 होता तो जरा बताओ, अगर x की वैल्यू -1 होती तो अगर मैं 2 टाइम्स करता तो रेट कितना टाइम्स बढ़ता, 2 का पावर -1 टाइम्स, यानी कि 1/2, आधा हो जाता रेट, है ना। तो किस ऑर्डर से, किस फैक्टर से रेट बढ़ेगा वो बताएगा कौन, आपका ऑर्डर बताएगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब पूरे रिएक्शन की अगर बातचीत हो रही है तो x प्लस वाई को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई बात समझे नहीं। और बेटा इसको डिनोट करते हैं किससे, n से, स्मॉल n से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जरा ध्यान देंगे इस पूरे चैप्टर में तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग मैक्सिमम टाइम जो है कैलकुलेट करते हैं किस चीज को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ में नहीं, किसको कैलकुलेट करते हैं सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के 7 वेज है पता करने के। हालांकि ऑर्डर जो है आपका एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर क्या है सर, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ये जो ऑर्डर है आपका, ऑर्डर जो है आपका, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जाती है, उससे ज्यादा नहीं जाती। क्लियर है कि नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट ही एक तरीका है जिससे क्या कर सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे ऑर्डर हम लोग पता कर सकते हैं, क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो। क्या क्या तरीका है सर, सबसे पहला तरीका है बेटा आपके पास, सबसे फर्स्ट वेज है वो है यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के कैसे सर, कैसे यूनिट ऑफ के, मेरे प्यारे बच्चों यूनिट ऑफ के ध्यान दीजिएगा, समझिएगा जरा। यूनिट ऑफ के आप लोगों को पता है कितना होता है, जरा बताइए। यूनिट ऑफ के होता है मोल का पावर 1 - n, लीटर का पावर बेटा n-1 और पर सेकेंड। मोल का पावर 1 - n, लीटर का पावर n-1 और पर सेकेंड। अब जरा मैं अगर आपसे बात कर लूं यहीं पे तुरंत के तुरंत लगे हाथ कि सर जरा मुझे जीरो ऑर्डर के लिए जरा बताइए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जरा देखिएगा जीरो ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे n इज इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा। n इज इक्वल टू जीरो पुट करना, जरा पुट करिए जीरो, कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जीरो पुट करने पे मोल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा सर, लीटर के पावर -1 और पर सेकेंड। तो क्या आने वाला है, यूनिट आ जाएगा, यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा सर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जरा बताइए तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर अगर 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 पुट कर दीजिए, ये 1 - 1 जीरो, ये भी 1 - 1 जीरो, क्या आ जाएगा सर, पर सेकेंड। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं आपके लिए सेकेंड ऑर्डर बताइए जरा, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जरा बताइए फटाफट से कैसे होगा, 2 पुट करिए, 2 पुट करिए तो 1 - 2 पर मोल लीटर है ना, 2 - 1 लीटर पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं लीटर पर मोल पर सेकेंड। ये हो गया अपना किसके लिए सर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हो गया अपना ऑर्डर। क्लियर है कि नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मेरी बात को समझ गए, जल्दी से जरा फटाफट से मुझे बता दीजिए, क्या ये बात आपको समझ में आ गई। ऑर्डर, तो ऑर्डर से आप देख करके यूनिट देख कर देखो ना, सबका यूनिट अलग अलग है, एन पुट करोगे यूनिट अलग हो जाएगी, सबकी यूनिट अलग अलग है। एक ऑर्डर डिफरेंट, यूनिट के की डिफरेंट। अगर मान लो के का यूनिट दिया हुआ है कुछ 2.5 इंटू 10 का पावर -2 पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट, क्या है, फर्स्ट। अच्छा सर दूसरा तरीका क्या है, सर दूसरा तरीका क्या है जरा बताइए तो फटाफट से। मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड जो वेज है, सेकेंड जो तरीका है पता करने का, सेकेंड वो है एलिमेंट्री रिएक्शन। वो क्या है सर, एलिमेंट्री रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। किसको बोलते हैं सर, इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। नाम से भी समझ में आ रहा है, एलिमेंट्री बहुत छोटा सा रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है सर, एलिमेंट्री रिएक्शन में जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, क्या बोला मैंने, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है उसी के बराबर क्या बन जाता है, ऑर्डर। अब ये सर मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज है, सर जरा आप मॉलिक्यूलरिटी बताइए क्या चीज है। मेरे प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलरिटी का मतलब हो गया, जैसे मान लो अपने पास ए और बी ये दो रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। कितने मॉलिक्यूल है सर, 2 मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी सर, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 2। तो ऑर्डर भी कितना आ जाएगा सर, इसका ऑर्डर भी आ जाएगा 2। तो सर इसका रेट लो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, r इज इक्वल टू के, ए का पावर 1 और बी का पावर 1। जी हाँ बिल्कुल 100% लिख सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ गए कि नहीं, हाँ या ना। अच्छा जरा बताइए सर, मान लीजिए कि 2a प्लस बी हो जाए तो क्या मैं लिख सकता हूं और मैं बोल दूं कि ये रिएक्शन जो है एलिमेंट्री रिएक्शन है,
तो क्या मैं इसका बोल सकता हूं कि सर मॉलिक्यूलरिटी 3 है? कैसे? 2 इसका और 1 इसका, 3। अच्छा, ऑर्डर कितना हो जाएगा सर? ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑर्डर भी 3 हो जाएगा। और रेट कैसे लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू के, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही क्या बन जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए? उसका ऑर्डर बन जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात का हमेशा ध्यान देना है आपको, ये जो मॉलिक्यूलरिटी है ना बेटा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या मेरी बात को समझ गए? ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अच्छा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, साथ साथ में ये नंबर ऑफ क्या बता रहा है? मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कैन नॉट बी जीरो, जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल। ठीक है? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वो कितनी होती है सर? 3। इन रेयर केस, इन रेयर केस इट कैन बी 4। ठीक है? यानी कुल मिला के जो मॉलिक्यूलरिटी होगा आपका क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 बहुत रेयर केस में बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। अपने लिए 3 ही पॉसिबल वैल्यूज है, 1, 2 एंड 3। मान लो कोई रिएक्शन दिख रहा है जिसमें 4 मॉलिक्यूलरिटी दिख रही है, इसका मतलब क्या है? वो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है। अच्छा, एक चीज और जरा बताइए मुझे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री होगा कि नहीं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या एलिमेंट्री होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन बी एलिमेंट्री, कैन बी एलिमेंट्री। जरा बताइए, यस और नो का आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से, फटाफट से, यस और नो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया सर? कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी आप बोलना चाह रहे हैं कि जीरो है। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो हो सकता है? जरा बताओ, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो कभी जीरो होगा? नहीं होगा ना, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आंसर आपका क्या है कि सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन का कोई भी एलिमेंट जिस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है ना, वो कभी भी एलिमेंट्री हो ही नहीं सकता। क्या होगा सर? तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा सर? कॉम्प्लेक्स। अब इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं जरा बताइए सर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं जरा बताइए? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा सर? ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। ऑलवेज क्या होगा सर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें जो, जैसे ये सिंगल स्टेप में हो रहा था ना, ये क्या हो? मल्टी स्टेप रिएक्शन। ये क्या हो सर? मल्टी स्टेप रिएक्शन, जो कई सारे स्टेप्स में हो, उसको क्या बोलते हैं सर हम लोग? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं? ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। क्लियर है? कौन सा रिएक्शन सर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में होता है। जो स्टेप्स होते हैं वो छोटे 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 एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका क्या है सर मेरे प्यारे बच्चों? थर्ड जो वेज है, श्योर शॉर्ट वेज, सबसे इंपॉर्टेंट वेज, वो है सर आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। चलिए इधर लिखता हूं मैं, क्या है सर? एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? सर थर्ड और श्योर शॉर्ट जो वेज है वो क्या है सर? एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या निकालने का? ऑर्डर पता करने का। क्लियर हुआ? एक्सपेरिमेंटल मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है कैसे काम करते हैं बताइए सर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको गिवन रहेगा, जरा ध्यान समझिएगा मेरी बात को। आपको गिवन रहेगा कोई रिएक्शन ए और बी से कुछ बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है? आपको ये रिएक्शन, ये जो क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो टेबल के फॉर्म में दे देगा और एक ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में देगा। पहले मैं लैंग्वेज वाला बता देता हूं आपको, फिर टेबल वाला भी बता दूंगा। पहले मैं आपको लैंग्वेज वाला बताता हूं, फिर आपको टेबल वाला भी बता दूंगा। चलिए सर, आपको बोल देगा क्वेश्चन में, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ए जो है, ए के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ROR, वो क्या रहा है सर? 4 टाइम्स इंक्रीज कर, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। और वहीं पे बी के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा है सर? हाफ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? हाफ टाइम्स हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे सर इस क्वेश्चन को, जरा बताइए फटाफट से, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप रेट लॉ लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे सर रेट लॉ? R इज इक्वल टू के, ए का पावर नहीं पता ना, ऑर्डर x, बी का पावर नहीं पता ना, ऑर्डर y। हो गया। अब मुझे x और y निकालना है, बात हो जाएगी कंप्लीट। क्लियर है कि नहीं? चलिए, x किसका है सर? a का, y किसका है? b का। इतना इंटेलिजेंस आपके पास होना चाहिए। जो a के ऊपर पावर है वो x का है, b के ऊपर जो पावर है वो y का है।
अब जरा देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया यानी कि 2 टाइम्स किए। चलो लिखो 2 का पावर एक्स, दोगुना किए ना तो 2 का पावर एक्स। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है सर? 4 गुना हो जा रहा है। लिख दो इज इक्वल टू 4। दैट्स इट सर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? एक्स की वैल्यू आ गई 2। कैसे सर 2 आ गई? देखो बताता हूं कैसे आ गई। 2 का पावर एक्स और 4 को भी आप लिख सकते हो ना 2 का पावर 2। तो जब बेस सेम तो पावर भी सेम, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है? चलिए सर, वेरी गुड। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए 2 का पावर एक्स आपको समझ में आ गया। अब सर वाई की बारी है। कैसे करेंगे सर? देखो बोल रहा है कि वाई के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा है। चलिए सर, तो y के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने का मतलब क्या हो गया? y के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? y के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने का मतलब क्या लिखेंगे आप? 2 का पावर y इज इक्वल टू रेट कितना हो गया सर? हाफ, आधा हो गया, यानी कि 1/2। मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं 1/2 को 2 का पावर -1 लिख सकता? 2 का पावर -1 लिख सकता? जरा बताओ तो। अब देखो ना जरा, 2 का पावर y और 2 का पावर -1 बेस सेम तो पावर भी सेम, तो y इज इक्वल टू -1, यानी कि x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, यानी कि ऑर्डर भी आपको मिल चुका है। तो r इज इक्वल टू के, a का पावर 2 और b का पावर -1। ये बात मेरी समझ में आ गई? हाँ या ना? अच्छा लगा? चलो, अब जो है दूसरा जो क्वेश्चन आता है, सेकेंड क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप का। उसमें बेटा टेबल दिया रहता है। क्या रहता है सर? आपको टेबल दिया रहता है। कैसे बता देता हूं। जैसे ये टेबल रहेगा आपके पास दिया हुआ गिवन, ठीक है, और इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे सर? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। और यहां पर बोला रहेगा कि ए और बी इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, कुछ इससे प्रोडक्ट बन रहा है। कई बार स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लिखा रहेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे एक्सपेरिमेंट का नंबर है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां पर आर रहेगा। आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर आर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट में इसका कंसंट्रेशन ए लिए, इसका बी लिए, रेट आ रहा है। ऐसे ही फॉर्मेट में रहेगा आपके पास, वहां पर वैल्यूज भी लिखी रह सकती। 2a ये b, ये हो गया 2r, ये a ये 2b, सर ये हो गया 2r। फोर्थ एक्सपेरिमेंट, ये 2a ये 2b, सर ये हो गया 4r। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट आपको दिया रहेगा। हो सकता है कि 3 दिया, हो सकता है कि 4 दिया हो। कैसे सॉल्व करेंगे सर ऐसे क्वेश्चन? आपको सबसे पहले जैसे इसमें लिखे थे ना रेट, वैसे ही लिख दो, पहले रेट लो। कैसे लिखेंगे? एकदम इजी है, वेरी वेरी मच इजी। कैसे? कैसे सर, कैसे लिखेंगे जरा बताइए फटाफट से। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करिए, फटाक से बिना सोचे समझे, सबसे पहले तो आर इज इक्वल टू के, ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई कर दीजिए। ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई कर दीजिए। कर दिए, बहुत अच्छा काम किए सर, बहुत अच्छा काम किए, वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है? अब देखना है वहां पे जहां पर बी कांस्टेंट, मान लो कि हमें सबसे पहले एक्स निकालना है, तो मैं चेक करूंगा जहां पर बी कांस्टेंट, बी चेंज नहीं हो रहा। कहां कहां पर है सर बी नहीं चेंज हो रहा? एक तो थर्ड और फोर्थ में नहीं चेंज हो रहा, और दूसरा फर्स्ट और सेकेंड में नहीं चेंज हो रहा। क्यों क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर भी 2b, यहां पर भी 2b, ऊपर भी ऊपर भी। हाँ या ना? या तो मैं फर्स्ट सेकंड ले लूं या सेकंड थर्ड ले लूं, जो मेरे लिए इजी पड़ेगा उसको ले लूंगा। मैं क्या लेता हूं सर? फर्स्ट और सेकंड ले लेता हूं। क्लियर है कि नहीं? वहां पर बी में कोई बदलाव नहीं होगा। सेम काम करूंगा जब मुझे निकालना होगा वाई, तो मैं चेक करूंगा जहां पर एक्स चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? पहले देखो, पहले एक्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक्स कैलकुलेट करते हैं। एक्स के लिए क्या करेंगे? वाई वाले को कांस्टेंट चेक करेंगे कि वहां वो कहां पर कांस्टेंट। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एकदम ध्यान से गौर से सुनते चलना। क्या करूंगा सर जब बताइए फटाफट से। मैं करूंगा जहां पर ए चेंज हो रहा है। किसमें किसमें चेंज हो रहा है सर? ए फर्स्ट में और सेकंड में चेंज हो रहा है। कितना टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स हुआ, यानी कि 2 का पावर एक्स। जैसे यहां पर किए थे ना, यहां पर लिखा हुआ था, यहां पर देखना होगा आपको कितना टाइम्स हुआ। 2 गुना हुआ। रेट कितना टाइम्स हुआ बेटा? वो भी 2 टाइम्स हुआ। देख रहा है ना, आर से 2 आर हो गया, 2 टाइम्स। तो यहां पर आप देख रहे होंगे पावर सेम, बेस सेम, पावर सेम, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 आ गई। अजी वाह, क्या बात है सर, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, आ रहा है ना? चलो देखो, और फिर से वही काम। कहां कहां पर सर बी कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट है? फर्स्ट में और थर्ड में, या सेकेंड में और फोर्थ में। मैं फर्स्ट और थर्ड को लेता हूं। इसमें क्या हो रहा है सर? बी से 2b बन रहा है, और रेट आर से 2r। लिख दो, लिख दो 2 का पावर वाई, अब बी की बात हो रही है ना, तो पावर वाई इज इक्वल टू 2।
तो सर y इज इक्वल टू भी क्या आ गया 1, अब पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा सर, r इज इक्वल टू के a का पावर 1 और b का पावर 1। अच्छा, वाह क्या बात है सर, समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाएगा इस पे तो आप लोग 100% सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है कि नहीं, आ गया ये बात समझ में। तो अभी तक हम लोगों ने 3 तरीका सीख लिया, किसका सर, एक्सपेरिमेंटल मेथड तक पहुंच गए, कैलकुलेट करना सीख गए। अब आप इसे चाहो तो कॉम्प्लेक्स का भी निकाल सकते हो, चाहो तो एलिमेंट्री का भी निकाल सकते हो। एलिमेंट्री में तो कुछ करना ही नहीं है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दिया इसका मतलब क्या है, जो मोलिकुलरिटी है वही क्या है उसका ऑर्डर, हाँ ना, बहुत ईजी है। एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट कर लिए। अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सर, एक होता है आरडीएस मेथड, एक होता है आरडीएस मेथड। इसको भी यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के। आरडीएस का फुल फॉर्म है बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड। क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड। ठीक है, आरडीएस मेथड ये क्या है सर, आरडीएस मेथड बोलता है कि जो सबसे स्लो स्टेप होता है ना, सबसे स्लो स्टेप, सबसे स्लो स्टेप वही होता है आरडीएस स्टेप, वही रेट डिटरमाइन करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही क्या होता है सर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है अपना A2 प्लस B2 से बेटा कुछ बन रहा है अपना AB, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और इस रिएक्शन कई सारे स्टेप्स में हो रहा है, कई सारे स्टेप्स में हो रहा है। तो जैसे कि ये रिएक्शन S1 पहले स्टेप में हो रहा है, A2 डिसोसिएट कर रहा है और क्या बना रहा है सर, A और A बना रहा है, बहुत अच्छा। दूसरे स्टेप में B2 डिसोसिएट हो रहा है और ये B और B बना रहा है। तीसरे स्टेप में आपका A और B आपस में मिल करके AB बना रहा है। यहां पे एक चीज आपको पक्का पक्का 100% गिवन रहेगा कि कौन सा स्टेप स्लो, कौन सा आपका फास्ट है। क्या बोला था ना, स्लो स्टेप। तो यहां पर बोला जा रहा है कि सर ये जो पहला स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और ये जो दूसरा स्टेप है ये फास्ट है, और तीसरा भी फास्ट है। अच्छा सर, मान लीजिए कोई 2 स्टेप स्लो दे देगा तो बेटा एक ही देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी एक ही स्टेप स्लो आएगा आपके पास। यानी कि ये जो स्टेप स्लो है वो क्या हो गया सर, यही बन गया अपना आरडीएस। तो ये स्टेप बन गया बेटा आरडीएस स्टेप, है ना। तो इसी से क्या करना, आपको रेट बताना, यानी कि आपको पता है ना कि एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है छोटे छोटे एलिमेंट्री रिएक्शंस में होता है ना। तो यानी कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था वो 3 एलिमेंट्री स्टेप्स में टूट गया, 3 सारे के सारे एलिमेंट्री स्टेप्स है। अब ये भी एलिमेंट्री और वो सबसे स्लो, तो इसी पे पूरा का पूरा रेट डिपेंड करेगा, समझ गए कि नहीं। तो जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी वही क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। याद करो जरा, एलिमेंट्री के बारे में बात किए थे ना, यानी कि आप बोल सकते हो यहां पे R इज इक्वल टू के इंटू A2 का पावर 1, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, यही हो गया। बी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं, हाँ या ना। तो ये बन गया क्या सर, इसका रेट लॉ। अच्छा, यहां पर एक चीज समझो जरा, ध्यान समझना। मान लो कि इसको बोल देता सर स्लो, इसको बोल देता स्लो, तो क्या करते, ए आता और बी आता। तो ए और बी जरा गौर करिएगा, क्या मेन रिएक्शन में दिख रहे हैं क्या आपको, ए और बी नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, A2 दिख रहा है, B2 दिख रहा है कंबाइंड फॉर्म में, और फिर ए और बी दिख रहा है कंबाइंड फॉर्म में, सिंगल सिंगल ए नहीं दिख रहा है। तो जो सिंगल सिंगल ए है ये है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और रेट लॉ में कभी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं, समझ गया कि नहीं, उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाते हैं, ऐसे मान लो कि यहां पर ए और बी आ जाता तो बोला रहता है कि यहां पर इक्विलिब्रियम है, यहां पर इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम का यूज करके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करके आप क्या कर सकते थे, इसको हटा सकते थे। चलिए सर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा समझिएगा। फोर्थ और फिफ्थ जो जो आपका है, फिफ्थ तरीका, फिफ्थ मेथड, वो है सर इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, रेट इक्वेशन। ठीक है सर, ये क्या चीज है, ये भी बहुत इजी चीज है भाई, ये भी बहुत आसान है, वेरी इजी। कैसे, बताता हूं कैसे, ध्यान देना है, समझना है थोड़ा सा अच्छे से। मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड का मतलब हो गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड का मतलब हो गया बेटा क्या, बताइए जरा क्या हो गया मतलब, एक सेकंड दीजिए बताता हूं। जैसे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है वो क्या आता है सर, C इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। क्या आता है, C इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। आई थिंक कुछ लोगों को पता भी होगा, है ना, ये आता है।
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहीं पे अगर जाओगे ना, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पूछोगे, किससे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बेटा। तो इसका आता है, ध्यान दीजिएगा जरा समझिएगा, इसका आता है K इज इक्वल टू 1/T ln C0/C। क्या आता है सर? K इज इक्वल टू 1/T ln C0/C। ये सबसे फेमस वाला है। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये सबसे फेमस है, फर्स्ट का ये सबसे फेमस है। इसको आप चाहें तो सी के जैसे लिखे ना, C इज इक्वल टू C0 माइनस KT, तो C के टर्म में भी लिख सकते हो। बट इसका C इज इक्वल टू पता है क्या आता है? इसका आता है C इज इक्वल टू C0 e का पावर माइनस KT। ऐसा आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ऐसा आता है बेटा। क्लियर हुआ? चलो वेरी गुड। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है यहां पर, और भी ध्यान ये देना है बेटा कि ये जो आप लिखे हो ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये ना C0/C है। तो C0/C की जगह पे आप चाहो तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल भी, यानी कि आप ऐसे भी इस इक्वेशन को लिख सकते हो ln N0/N। सर N0 क्या है? N0 है इनिशियल मोल। क्या है N0? इनिशियल मोल। और N क्या है सर? N है फाइनल, जो कि टाइम t पे मोल है, वो है। ठीक है, तो K इज इक्वल टू ऐसा हो गया। अच्छा, आप K इज इक्वल टू, आप जैसे नंबर ऑफ मोल के टर्म में लिखे हो ना, आप प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? 1/T ln P0/P, P0/P। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? P0/P ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ओके सर, और कोई तरीका लिखने का? जी हाँ, आप इसको चाहो तो मास के टर्म में भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बताता हूं। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, समझिएगा सर। K इज इक्वल टू 1/T ln M0/M। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा, अब देख रहा हो ना, देखो दोनों का क्या है? डिफरेंट। दोनों का क्या है सर? डिफरेंट। इसका भी अलग है, उसका भी अलग है। दिख रहा है ना? हाँ या ना? इसका C इज इक्वल टू C0 ई, C इज इक्वल टू C0 माइनस KT है। इसका देखो C इज इक्वल टू C0 इंटू ई का पावर माइनस KT। दिख रहा है नहीं? काफी डिफरेंट है दोनों। अब इसी तरीके से अगर आप जाओगे ना सेकेंड ऑर्डर का निकालने के लिए, हालांकि सेकेंड ऑर्डर अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। सेकेंड ऑर्डर का निकालने के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, तो वो कुछ इस तरीके से आता है। वो आता है K इज इक्वल टू 1/T 1/C माइनस 1/C0। ठीक है, 1/C माइनस 1/C0। ये क्या बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? हाँ या ना? अब जाके देखो ना जरा, तीनों का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है सर? बिल्कुल ही डिफरेंट। बिल्कुल ही क्या है? डिफरेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। सिक्स्थ जो तरीका है, छठा जो तरीका है, सिक्स्थ। तो सिक्स्थ वेज जो है वो है हाफ लाइफ। वो क्या है सर? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भी तीनों रिएक्शन के क्या होते हैं? अलग होते हैं। तीनों रिएक्शन के हाफ लाइफ अलग होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हाफ लाइफ का मतलब होता है जो अमाउंट है रिएक्टेंट का, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या हो चुका है? आधा हो चुका है, हाफ हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? आधा हो चुका है। इसको बेटा डिनोट करते हैं हम लोग टी हाफ से, या समटाइम आप इसको डिनोट कर सकते हैं टी 50% से, या आप इसको टी 0.5 से भी डिनोट कर सकते हैं। ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? हाफ लाइफ को ही रिप्रेजेंट कर। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जा करके कैलकुलेट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए सर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो बेटा इसका हाफ लाइफ जो आता है टी हाफ ये आता है C0/2K। क्या आता है सर? C0/2K। क्लियर हुआ कि नहीं? C0/2K ये आता है सर इसका हाफ लाइफ। कैसे आएगा? इजी है, देखो ना आप। हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया कि आधा रिएक्टेंट हो गया, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C0/2 है ना? आधा हो गया C0/2। तो C0/2 इज इक्वल टू C0 माइनस KT।
तो वहां से क्या कर सकते हो आप, इजिली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो ये आ गया, तो सर फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है बेटा। फर्स्ट के लिए क्या आ जाता है सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये चीज़ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आती है सर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू बाई के। क्या आता है सर, एल एन टू बाई के। एल एन मतलब कि वहीं आपका नेचुरल लॉग टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, इसकी वैल्यू 0.692 है ना। एल एन टू की वैल्यू कितनी होती है, एल एन टू इज इक्वल टू बेटा होता है 0.692। आप इसको लगभग 0.7 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सर किसके बारे में, ये हो गया हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अच्छा बहुत बढ़िया सर, सेकेंड का भी बता दीजिए लगे हाथ। बिल्कुल बता देता हूं बेटा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बता देता हूं। ठीक है, बता देता हूं आपको मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता देता हूं किसके बारे में, हाँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। क्या हो जाएगा सर सेकेंड ऑर्डर का, जब बताइए तो फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है टी हाफ, क्या बोला मैंने, टी हाफ, वो कितना हो जाता है सर, वो होता है 1/k⁻, 1/k⁻। ठीक है, अच्छा अब एक बात देखो जरा, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है इनका कि ये जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, इसका हाफ लाइफ टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सी नॉट के। फर्स्ट ऑर्डर का जाके देखो टी हाफ जो है कांस्टेंट है, देखो कहीं पे सी नॉट आ रहा है, जरा देखो तो कहीं पे सी नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका टी हाफ सर, इसका टी हाफ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी नॉट के इनिशियल कंसंट्रेशन के। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ा, मान लो पहले 2 मोलर लिया था, अभी 4 मोलर कर दूं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ बढ़ जाएगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कांस्टेंट है। या क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा, देखिए जरा सी नॉट, क्लियर है कि नहीं, 1/c0। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट का पावर 1 है, ऐसे एन की वैल्यू आप पुट करिए और आपका क्या हो जाएगा सर, हाफ लाइफ किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो आपको मिल जाएगा। जैसे एन की जगह पर आप सर 0 पुट करो तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, सी नॉट। एन की जगह पर 1 पुट करो तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी का पावर 0। किसी भी चीज का पावर 0 का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर वो चीज डिपेंड नहीं कर रही। और जरा 2 पुट करो तो 1 - 2 कितना आ जाएगा सर, -1, यानी कि सी नॉट का पावर -1 यानी कि 1/c0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये पूरा का पूरा कंबाइंड फॉर्म है, देख रहे हो ना, तीनों का हाफ लाइफ क्या है, अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। मैं अगर ये बोल दूं क्वेश्चन में कि हाफ लाइफ जो है बढ़ाने पे बढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या ऑर्डर है जरा बताओ, जीरो ऑर्डर। मैं ये बोल दूं कि हाफ लाइफ तो बिल्कुल कांस्टेंट है, क्या है मतलब, फर्स्ट ऑर्डर। मैं बोल दूं कि 2 गुना किए किसको, कंसंट्रेशन को, इनिशियल कंसंट्रेशन को, बट दिखा कि हाफ लाइफ आधा हो गया, मतलब क्या है सर, हाफ लाइफ घट गया ना, मतलब क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है कि नहीं, डन, आ गया बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद एक चीज आता है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन का, उसमें क्या होता है कि एक जो कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। एक जैसे मान लो कि ए और बी है, मान लो मैं बोल दूं कि एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन ही है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, सपोज दैट मैं बोल दूं, तब क्या लिखते हैं इसका, R = K A × B लिखते थे, हाँ या ना। मैं यहां पर ये बोल दूं कि जो B जो है, ये जो B है, कंसंट्रेशन ऑफ B, ये बहुत ज्यादा है, ये वेरी हाई। जैसे मान लो कोई चीज आप पानी में डालते हो तो पानी का कंसंट्रेशन क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, 55.5, बहुत ज्यादा है। आप मान लो कि पानी में एसिड डालते हो तो एसिड ज्यादा सही डालोगे, पानी सॉल्वेंट है तो पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो पानी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा कोई चीज है तो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज बहुत ज्यादा है ना वो कांस्टेंट हो जाता है, तो ये जो दिख रहा है ना ये कांस्टेंट हो जाता है। अब कांस्टेंट हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका अमाउंट घटाने बढ़ाने में कोई मतलब है ही नहीं। बहुत ज्यादा है ना तो कांस्टेंट हो गया, घटेगा बढ़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, कमाल की बात है, घटेगा बढ़ेगा ही नहीं ना, घटेगा बढ़ेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना ज्यादा है ये, ठीक है। और बढ़ेगा घटेगा भी तो कोई खास फर्क दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि जो आपका ए है 0.1 है और बी जो है 100 है, जरा देखो, अगर ए जो है 0.1 है, कितना है 0.1, अगर ये पूरा गायब भी हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जो कि कंप्लीट होने पे होगा, फिर भी अगर देखो ये कितना होगा, 100 में से कितना जाएगा, 0.1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना हो गया जरा बताओ, लगभग बोलोगे नहीं कि ये कितना है सर, 100 ही है।
आया समझ में कि नहीं? तो क्या कर देते हैं हम लोग, उसको कांस्टेंट मान लेते हैं और इस कांस्टेंट को के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपना आर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, के डैश इंटू ए। इस के डैश में क्या मल्टीप्लाई है, इस के डैश में मल्टीप्लाइड है क्या, आपका बी। हाँ, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, क्या बात है। तो ये क्या बोलेंगे सर, इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे सर इसको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद बारी आती है सर टेम्परेचर की। किसकी, टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मेरे प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, किसकी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो इसमें दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका आर्हेनियस इक्वेशन और दूसरा है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है सर, आर्हेनियस इक्वेशन और टेम्परेचर कोफिशिएंट। दूसरी चीज कि आप एक बात ध्यान रखिएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है सर, इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये देखा गया कि अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट 10 डिग्री सेल्सियस का हो, कितने का, 10 का हो, जैसे मान लो कि आर टी है एक रेट टी टेम्परेचर पे, मैंने क्या कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, या 10 केल्विन इंक्रीज कर दिया, दोनों का मतलब सेम ही है, डिफरेंस दोनों का सेम ही है। मान लो 25 पे था, 35 पे कर दिए, तो जो आर टी प्लस 10 आया ना बेटा, आर टी प्लस 10, अगर इनका रेशियो ले रेट का, तो ये जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। क्या बोलते हैं सर, इस रेशियो को टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको, रेशियो को टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा बोलते हैं बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये जो अल्फा की वैल्यू है ना, ये जो अल्फा की वैल्यू है, ये 2 से 3 के बीच में रहती है, यानी कि इसकी वैल्यू 2 गुना 3 गुना के आसपास रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना 2 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, ठीक है, तो आपका जो रेट है वो 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, यही इसका मतलब। इसी को क्या बोलते हैं सर, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा क्या है अपना, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अरे भैया क्या बात है, ये क्या है सर, टी सी, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टिकट चेक करना है, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये बन गया अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की कहानी पहली हो गई। अच्छा सर, मान लीजिए कि अगर कहीं पे मुझे 10 डिग्री सेल्सियस का नहीं बड़ा सा गैप दिया हो, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पे था या 25 डिग्री सेल्सियस पे था, मैंने क्या कर दिया सर, उसको 105 पे कर दी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजी है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखना है आपको, आर टी प्लस डेल्टा टी, यानी कितने का चेंज आया टेम्परेचर में। जैसे मान लो कि 10 पे था, आपने इसको 50 पे कर दिया, कितने का डेल्टा में चेंज आया यार बताओ, डेल्टा टी कितना हो गया, 40 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, 40 हो गया, तो ये हो गया डेल्टा टी अपॉन आर टी इज इक्वल टू अल्फा, जो भी इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा उसका पावर डेल्टा टी, जो टेम्परेचर में चेंज आया, अपॉन 10 ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना? अच्छा, मान लो मैं बोल दूं यहां पे कि सर यहां पर अल्फा इज इक्वल टू 2 है, अल्फा इज इक्वल टू 2 है, तो जरा बताइए इनिशियल रेट अगर आर था तो आर टी था, आर टी जो अगर आर था सपोज दैट, तो अब जरा बताइए मुझे आर आर 50 कितना हो, आर 50 कितना हो, कैसे करेंगे सर सॉल्व, जरा बताइए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, कैसे करेंगे सर, आर 50 को कैसे लिख सकते हैं सर, आर 10, आर टी है ना, आर 10 प्लस 40 ना, 50 हो जाएगा, हाँ या ना, और ये आर 10 इज इक्वल टू 2 का पावर, बड़ा गैप है ना, कितने का डेल्टा है सर, 10 का, तो 40 अपॉन 10। सर समझ में आएगा नहीं, तो आर 50 अपॉन आर, चूंकि आर 10 कितना है, आर 10 है 50 और 2 का पावर आ जाएगा 4, तो सर क्या आ जाएगा, आर 50 इज इक्वल टू 2 का पावर 4, यानी कितना 16 आर, यानी कि 16 गुना क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट की कहानी, समझ में आ गई होगी। चलिए सर अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, आर्हेनियस के बारे में। किसके बारे में सर, आर्हेनियस के बारे में। आ जाइए ध्यान दीजिए जरा, आर्हेनियस के बारे में। आर्हेनियस इक्वेशन जो है, ध्यान समझना है, वो क्या बोलता है, वो एक्चुअली ना आपके इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी के ऊपर बेस्ड। आर्हेनियस इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है सर, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। ये क्या है सर इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी, मेरे प्यारे बच्चों, ये इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी का मतलब ये होता है कि अगर किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, अगर क्या बोल रहा हूं मैं, किसी रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट को बनना है, किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है, तो आपको ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, किसी रिएक्टेंट से, क्या बोला मैंने, किसी रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है, ठीक है, तो उसको दो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या क्या, पहली चीज तो उसकी जो एनर्जी है, किसकी एनर्जी जो है रिएक्टेंट की, वो क्या होनी चाहिए,
थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। ईटी से ज्यादा, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी जो चाहिए रिएक्शन को होने के लिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसका ओरिएंटेशन, जैसे ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है ना, तो इनका ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम, ताकि मैक्सिमम इंपैक्ट पड़े। तो ही क्या होगा सर, अगर दोनों ये फुलफिल हो रहा है तो ही क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इनमें से एक भी फेल हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मान लो कि ए ऐसे जा रहा है और बी इधर भाग गया, तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, चाहे कितना भी एनर्जी रहे। या अगर ओरिएंटेशन सही है और आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, एनर्जी ही नहीं है उतना, तो भी मैक्सिमम इंपैक्ट नहीं लग पाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसी को ये मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? क्लियर हुआ? जरा जल्दी से बता दिया जाए सर, समझ में आया कि नहीं? डन? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अब यहां पर बेटा जो R है ना, R, इसको क्या, इसकी वैल्यू क्या लेनी है? R की वैल्यू ये डिपेंड करता है यूनिट ऑफ E के ऊपर। अगर मान लो कि एक्टिवेशन, E मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, अगर E की यूनिट जूल में है, किसमें है? जूल में। एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जूल में, तो क्या करेंगे सर, मैं R की वैल्यू ले लूंगा कितना, वही 8.314 है ना, ये वाला, या मैं ले लूंगा 25/3, ये ले लूंगा। और अगर आर की ई की वैल्यू कैलोरी में दिया, कैलोरी में, तो आर इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? पता कैसे चलेगा किस में दिया हुआ? ऑप्शन में या क्वेश्चन पढ़ करके समझ में आ जाएगा किस में दिया हुआ है, कैलोरी में दिया है या जूल में दिया है, उसी के हिसाब से आप आर की वैल्यू पुट करिएगा। क्लियर है? अच्छा, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी। दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म इसका आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। डन है। लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एलएन को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मान लो कि ln a है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग बेस 10 पे कन्वर्ट हो जाता है ये, तो ऐसे ही कन्वर्ट कर लेना है इसको। समझ में आ रहा है? डन। इसके बाद क्या करते हैं सर? कैटलिस्ट पुट करते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं तो भी क्या होता है सर? के की वैल्यू चेंज होती है। कैटलिस्ट डालने पे भी के की वैल्यू क्या होती है सर? चेंज होती है। डन है कि नहीं? वैसे टेम्परेचर चेंज करने पे सर, टेम्परेचर चेंज वाले अगर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे तो बेटा जानते हो क्या हो जाएगा? ये जो दिख रहा है ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ये आता है E a अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। समझ में आ रहा है कि नहीं? K1 हो गया T1 टेम्परेचर पे और K2 हो गया बेटा T2 टेम्परेचर पे। आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, हालांकि इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए क्वेश्चन में टाइम लगता है। इजी है क्योंकि सबकी वैल्यू दी हुई रहेगी, बट कैलकुलेटिव बहुत होता है, कैलकुलेटिव बहुत होता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अगर मान लो कैटलिस्ट की बातचीत करी जाए, कैटलिस्ट भी क्या करता है सर? आपका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर देता है। अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं, अरे कैटलिस्ट की बात करो, कैटलिस्ट भी क्या करता है सर? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कैसे करता है रेट ऑफ रिएक्शन? चूंकि ये जानते हो कैसे इंक्रीज करता है, देखो ध्यान देना, समझना थोड़ा सा। ये देखो, ये हो गया अपना एक वो ग्राफ हो गया। अच्छा, यहां पे मान लेते हैं कि ये रहा अपना रिएक्टेंट की एनर्जी, ये ई आर, ये जो दिख रहा है ना ये लाइन, ये एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एनर्जी बता रहा है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एनर्जी का लाइन, ठीक है। और इधर जो है रिएक्शन प्रोग्रेस का लाइन, यानी कैसे रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। और इधर कहीं पे बेटा, इधर कहीं पे ये अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो इसके रिगार्डिंग जो एनर्जी दिख रही है, ये बोलेंगे कि हम लोग का ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। अच्छा, और इस रिएक्शन को होने के लिए एक पार्टिकुलर लेवल का थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, तो ये हो गया अपना क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ET, ठीक है। अब जरा देखो, ये जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा जरा बताओ। एटलीस्ट ये इस एनर्जी ये जो गैप है उसको फुलफिल करे। तो ये जो गैप दिख रहा है ना बेटा, इस गैप को, ये जो गैप दिख रहा है, देखो ध्यान से सुनते चलो, ये जो गैप दिख रहा है ना, इस गैप को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं?
अच्छा जी, तो सर इस गैप को क्या बोलेंगे, इस गैप को क्या बोलेंगे, इस गैप को, जैसे अगर मान लो कि उल्टा करना है, मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है, तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो गैप दिख रहा है ना इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का। डन, चलो वेरी गुड। तो सर कैसे बनता है, ये जो है, ये जो है अपना भाई, ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। आया समझ में कि नहीं, तो ये हो गया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात का और ध्यान रखना है आपको, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है, ये है आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच। डेल्टा एच इज इक्वल टू ई पी माइनस क्या है, ई आर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। या आप अगर चाहें इसको तो एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। देखो ना, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हो, ई फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, डन। आ गया समझ में, हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा, जिसमें बेटा रिएक्टेंट ऊपर होता है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी अगर ज्यादा होती है, जैसे अगर ई आर ग्रेटर देन क्या है, ई पी है, जरा देखो ई आर बड़ा है, मान लो कि ये 100 और ये है 10, तो कितना आ जाएगा, -90। तो ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है सर, एक्सोथर्मिक। अच्छा उल्टा हो जाए तो, अगर मान लो कि ई आर लेस देन ईपी हो जाए, ईपी बड़ा हो जाए, तो क्या हो जाएगा सर, यही बन जाएगा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या होगा, तो जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो ग्राफ दिख रहा है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट नीचे है, नीचे है, ये रिएक्टेंट से भी ऊपर चला जाएगा। मान लो कि रिएक्टेंट का यहां पर है, तो वहां पर दिखेगा प्रोडक्ट का एनर्जी, तो क्या बोलेंगे उसको सर, एंडोथर्मिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ, हाँ या ना, जल्दी जरा फटाफट से बता दीजिए। अब जो कैटलिस्ट है ना बेटा, वो क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ देता है, इसको एक अलग रास्ता देता है, जिसमें जो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, वो अलग हो जाता है। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है सर, अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग हो गया ना, तो जो मैक्सिमम जो पार्टिकल्स थे जो इस रेंज में आ रहे थे, वो भी क्या होने लगे, पार्टिसिपेट होने लगे। तो पार्टिसिपेट होने लगे तो क्या हो जाएगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना, डन। और जो आपका कैटलिस्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा अमाउंट मिलेगा तो काम हो जाता है उसका। क्लियर है। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं सर फटाफट से। यहां तक हम लोग क्या कर लिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिए। चलिए आइए सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, आ जाइए। आए बच्चों, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं सर, केमिकल काइनेटिक्स की। आज ये 2018 का क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करके देखिए क्या बोल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड। अरे वाह, जो अभी क्वेश्चन कराया था जस्ट उसी बेस्ट है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जरा बता दो क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जस्ट मैंने बताया था कि टी हाफ जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, क्या होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट होता है। यानी कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा सर, हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगा। आपने क्या किया, डबल किया है, तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा सर, 4th। क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, जल्दी से, जल्दी जल्दी जरा फटाफट बताइए। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम कर लेना वीडियो को, दिखने लगेगा। जल्दी से बोल रहा है क्वेश्चन में, सर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, किसकी बात कर रहा है सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, 20 मिनट है। द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 0.08 टू 0.01, कितना होगा, कितना टाइम लगेगा इसको चेंज होने में, कहां से कहां तक सर, 0.08 से 0.01 मोलर। देखिए सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मेरे प्यारे बच्चों, 0.08 को अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, जितना है उतना हो जाएगा, हाँ या ना। और आप सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। चलिए सर, तो कितना हो जाएगा सर, बताइए जरा जल्दी से फटाफट से। 0.4 हो जाएगा। अगले हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा सर, ये 0.2 हो जाएगा। नेक्स्ट हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा सर, 0.1 हो जाएगा। कितना हाफ लाइफ लगेगा, 1 2 3, तो 20 मिनट यहां पे, 20 मिनट यहां पे, और 20 मिनट यहां पे, 60 मिनट। मुझे मौखिक क्वेश्चन था,
मुंह सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना। तो आंसर क्या आ जाएगा सर इसका 60, है ना। आंसर क्या आ जाएगा सर 60। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, जल्दी जल्दी। बोल रहा है क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। कितना टाइम लगेगा 99% रिएक्शन को होने में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट के है, कितना टाइम लगेगा 99% होने में। कैसे सर सॉल्व करेंगे, सोचा बताइए फटाफट से। एकदम इजी है, बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अभी जस्ट आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था, k इज इक्वल टू 1/t ln c0/c, हाँ या ना। 99% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, कैसे करेंगे सर सॉल्व। बहुत इजी है, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि t इज इक्वल टू 1/k ln c0 को, अगर देखो जब भी परसेंटेज की बात आ जाए ना, c0 को 100 मान लो, c0 हो गया 100 अपॉन 99% कंप्लीट होना, 99% कंप्लीट होना। जैसे कि मैं अगर ये बोल दूं कि ये टी 99% है, तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं यहां पर 100 में से 99 को बेटा माइनस कर दूंगा। मैं 100 में से 99 क्या कर दूंगा सर, माइनस कर दूंगा। जरा बताइए तो कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 1/k ln ऊपर 100 और नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, देखो जरा, हाँ या ना। तो ln 100 क्या आएगा सर, ln 100 जरा बताइए। देखो एकदम ध्यान से सुनते चलो, सुनते चलो, एकदम ध्यान से सुनते चलना है, एकदम ध्यान से क्या करते चलना है सर, सुनते चलना है। ध्यान दीजिए जरा सर। मैं ln 100 को अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर दूं, किस में, लॉग में, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 2.303 से मल्टीप्लाई, और ये लॉग क्या हो जाएगा 100 अपॉन में क्या आ जाएगा सर के, अपॉन में क्या आ जाएगा के। लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है सर, लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है सर, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 2.303 इंटू 2/k कितना आ गया सर 606, और आ गया 4/k, यानी 4.606, यानी कि आंसर नंबर 3 थर्ड हो जाएगा आपका आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। एकदम इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, ग्राफ का क्वेश्चन है, ये भी मैंने बताया है जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। एक बार चेक करके बताइए मुझे जल्दी से, एक बार जल्दी से चेक करके बताइए सर मुझे क्या आएगा आंसर। मेरे प्यारे बच्चों बोल रहा है कि एक रिएक्शन है जिसकी एंथैल्पी देखिए कितनी दी हुई है, -4.2, यानी कि रिएक्शन कैसा है सर, रिएक्शन साफ साफ दिख रहा है कि एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब सर ER बड़ा होगा और EP छोटा होगा, ER ऊपर होगा, EP नीचे होगा। अब जरा देखो ना कौन सा है, जरा देखो ना कौन सा है, यही तो पूछ रहा है कि कौन सा होगा, जरा देखो कौन सा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है ना सर, देखो यहाँ पर B ऊपर है, B की एनर्जी ज्यादा, यानी प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, मतलब कि ये एंडोथर्मिक है, ये दोनों बराबर हो गया। यहां पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, यही तो है, यही तो है, ये और नीचे वाला दोनों क्या है सर, एंडोथर्मिक। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा सर, सेकेंड, आंसर इज सेकेंड। क्लियर है, चलो बहुत ईजी क्वेश्चन, एंड नीट में तो इतना आसान क्वेश्चन देख रहे हो, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा फटाफट से आंसर बताया जाए सर जल्दी से, इसका क्या होगा जल्दी से। क्या होगा क्या होगा क्या होगा जल्दी, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जरा बता दो फटाफट से, क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि फॉर रिएक्शन A to B the Arrhenius equation is given as log EK is equal to 4 minus 1000/T। तो आपको बताना है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बताना है, एक्टिवेशन एनर्जी किसमें सर, जूल पर मोल में, जूल पर मोल में क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। चलिए सर फटाफट से बताते हैं कैसे करते हैं सर इस क्वेश्चन को सॉल्व, एकदम आसान है। log E और K दिया है ना, यानी कि यही तो ln A है, यही तो है ln, log बेस E को ही क्या बोलते हैं ln, तो यानी कि ln K इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बताया था मैंने, ln A
माइनस ई ए बाई आर टी, यही तो है। अब जरा देखो ऊपर क्या है सर, 1000/t, 1000/t की जगह पर क्या बोल सकते हैं, ई बाई आर, है ना। कंपेयर अगर करें तो इसको क्या बोल सकते हैं सर, देखो ना ln a की वैल्यू कितनी हो गई 4, और ये 1000 की वैल्यू क्या है सर, ई अपॉन आर और अपॉन टी अलग है, हाँ या ना। समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं टी को अगर सेपरेट कर दिया तो जो ऊपर बच रहा है वो क्या है, ई अपॉन आर की ही तो वैल्यू है। तो मैं ये बोल दूंगा कि सर जो ई ए अपॉन आर जो है वो कितना है सर, 1000। हमेशा एक बात ध्यान देना, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा देना पड़ता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी, एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए सर जरा बताइए कितना होगा आंसर, कैसे करेंगे सर, ई ए इज इक्वल टू 1000 आर, मुझे आंसर जूल में चाहिए तो मैं आर की वैल्यू किस में रखूंगा, जूल वाले में, यानी कि 8.31, है ना, यानी कि 1000 इंटू 8.314, ये कितना आ जाएगा सर, 8314, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा फर्स्ट, आंसर क्या आ जाएगा सर, फर्स्ट वाला। क्लियर हुआ कि नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से जरा सॉल्व किया जाए, जल्दी से फटाफट से जरा सॉल्व किया जाए, जल्दी से सर, जल्दी से फटाफट से जरा सॉल्व करिए। क्लियर है, हाँ या ना। क्या है क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन में है कि एक रिएक्शन दिया है जिसमें A2 और B2 से क्या बन रहा है सर, 2AB ऑकर्स बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म से बन रहा है, सही बात है। तो ऑर्डर बताना है क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे स्लो स्टेप जरा देखो तो कौन सा है, यही तो है, दिस स्टेप इज स्लो स्टेप, यही क्या बन जाएगा हमारा, RDS, यही बन जाएगा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके वेरी गुड। तो सर मैं क्या, अगर RDS मिल गया मुझे तो क्या मैं R इज इक्वल टू के इंटू A2 नहीं लिख सकता, और क्या मैं नहीं बता सकता कि इसका ऑर्डर 1 है, जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, ऑर्डर 1 हो गया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह सरफेस केमिस्ट्री में आ गए चलो फटाफट से सरफेस को भी स्टार्ट करते हैं, इसको भी क्या करते हैं सर, कंप्लीट करते हैं, आ जाइए। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सर क्या कहानी है सरफेस केमिस्ट्री, जरा फटाफट से बताइए तो, कहानी क्या है सरफेस केमिस्ट्री की, एकदम बता देता हूं सर फटाफट से, एकदम एकदम ध्यान देना है, फटाफट से बता दूंगा सरफेस केमिस्ट्री की कहानी क्या है। मेरे प्यारे बच्चों जैसे बात ही हो रही है किसके बारे में, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि कहीं ना कहीं किससे बात हो रही है सर, सरफेस के बारे में बात हो रही है, क्लियर है कि नहीं। लेकिन मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा सर सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे, यानी कि कोलाइड से, और उसका भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड नंबर, वहां से स्टार्ट करूंगा, क्लियर है कि नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए सर, यानी कि हम लोग पीछे से पढ़ रहे हैं कहां से पढ़ रहे हैं, पीछे से, हालांकि समझ में सब आ जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं, इसलिए इस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाए, एटलीस्ट वो कवर हो जाए। चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जरा ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम लोग बात किसकी कर रहे हैं सर, गोल्ड नंबर की, किसकी, गोल्ड नंबर की। ये गोल्ड नंबर क्या है सर, गोल्ड नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गोल्ड नंबर जो होता है एक एक तरीके से ये पैरामीटर है, ये चेक करने का कोई लायोफिलिक कोलाइड जो है उसका प्रोटेक्टिंग पावर कितना अच्छा है। सर ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान सुनो, मिल्क देखे हो ना, दूध, दूध क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, गर्मी के मौसम में तो फट जाता है, खराब हो जाता है जल्दी ही, ठंडी में कुछ दिन तक चलता है, मतलब कि कुछ दिन का मतलब ऐसा किस दिनों की बात नहीं कर रहा, मतलब 24 घंटे, 27 घंटे, 28 घंटे, 48 घंटे तक चल जाता है ठंडी के मौसम में, ठीक है, बट गर्मी के मौसम में जल्दी खराब हो जाता है। तो अब दूध को बचाने के लिए, दूध इज, मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, किसका सर, फैट का और आपका वाटर का, मतलब कि फैट यानी कि ऑयल डिजॉल्व होता है वाटर में, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड के कोलाइड्स को बोलते हैं इमल्सन, क्या बोलते हैं सर, इमल्सन बोलते हैं। आइए जरा एक सेकंड सर, मैं थोड़ा सा चेयर पे बैठ जाऊं, ओके चलिए, अच्छा लग रहा है, आ जाओ आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से सुनना है, गोल्ड नंबर की बात अभी बात कर रहे थे हम लोग, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, जरा बताओ फटाफट, फटाफट से बताओ, फटाफट से। तो जो आपका कोलाइड है ना लिक्विड इन लिक्विड का, उसको इमल्सन बोलते हैं, और ये जो दूध वाली बात जो बता रहे थे वो अनस्टेबल होता है, ये क्या है सर, ऑयल में, ऑयल को अगर आप वाटर के साथ मिलाओगे, ऑयल इज नॉन पोलर, वाटर इज पोलर, नॉन पोलर, पोलर में अट्रैक्शन होगा ही नहीं,
तो जिस कोलाइड में बेटा अट्रैक्शन नहीं होता है उसको बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइड। क्या बोलते हैं? लायोफोबिक कोलाइड। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या बोलते हैं सर उसको? लायोफोबिक कोलाइड। और जिनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड। क्या बोलते हैं सर? लायोफिलिक कोलाइड। अच्छा, अब जो ये बेटा लायोफोबिक होता है ना, ये अनस्टेबल होता है। जरा देखो ना, मिल्क को खराब हो जाता है खट से, हाँ या ना? तो लायोफोबिक जो होता है अनस्टेबल होता है। लायोफोबिक कोलाइड को स्टेबल करने के लिए हम लोग क्या करना होता है? लायोफिलिक कोलाइड्स को थोड़ा सा ऐड करना होता है। क्या करना होता है? लायोफिलिक कोलाइड्स को थोड़ा सा ऐड करना होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो जो लायोफिलिक कोलाइड्स को ऐड करते हैं ना, तो कितना ऐड करते हैं इसी को मेजर करना है गोल्ड नंबर से। कैसे करते हैं? देखो, गोल्ड का 10 ml का सॉल्यूशन लेते हैं, गोल्ड सॉल लेते हैं। क्या लेते हैं सर? गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल इज मेटल सॉल। गोल्ड का सॉल यानी गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन। एक एक ये जो है, मतलब कि जो भी आप देखो जनरली जो मेटल का नॉट मैटर, मेटल का आप जो सॉल बनाओगे ना, यानी कोलाइड्स बनाते हैं उसको स्पार्क करा करके बनाते हैं, ब्रैगेज आर्क मेथड। यानी कि दोनों को, एक इधर मेटल और दोनों को इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, दोनों को स्पार्क कराते हैं। उससे छोटा छोटा जो ना देख दो स्पार्क होने से निकलता है, बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, तो उससे बनता है मेटल का कोलाइड। ठीक है, तो मेटल का कोलाइड हमेशा लायोफोबिक होता है। क्या होता है सर? लायोफोबिक होता है। ध्यान देना है जरा, क्या होता है? लायोफोबिक होता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। लायोफोबिक कोलाइड इज अनस्टेबल कोलाइड, लायोफिलिक इज स्टेबल, लायोफोबिक अनस्टेबल। अब उसको स्टेबिलिटी के लिए क्या डाल रहे हैं सर हम लोग? लायोफिलिक, और उसी को चेक कर रहे हैं कि उसका कितना पावर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने क्या किया, गोल्ड सॉल को एक स्टैंडर्ड बनाया। गोल्ड सॉल क्या है सर? गोल्ड सॉल इज लायोफोबिक सॉल, लायोफोबिक सॉल। फोबिक वर्ड का मतलब होता है डरना, तो यहां पर डर वाली बात है। ठीक है कि नहीं? किससे डर सर? किससे डर? जैसे सॉल्यूशन पढ़े हो ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन पढ़े हो ना बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बातचीत होती है ना वहां पे, सॉल्यूट और किसके बारे में? सॉल्वेंट के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट का नाम थोड़ा सा बदल जाता है। सॉल्वेंट को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन मीडियम, डीएम, और सॉलिड को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्सन मीडियम मतलब जिस मीडियम में डिस्पर्स यानी कि सॉल्यूट फैला हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज जो फैला हुआ है, और डिस्पर्सन मीडियम जिसमें फैला हुआ है। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? जैसे गोल्ड सॉल है, तो गोल्ड का जो छोटा छोटा पार्टिकल है वाटर में फैला हुआ है, तो गोल्ड हो गया डीपी बोले तो डिस्पर्स्ड फेज, और वाटर हो गया आपका क्या सर? डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है कि नहीं? सॉल्वेंट यानी कि ज्यादा अमाउंट में होगा वाटर, सॉल्यूट यानी कि डीपी कम अमाउंट में होगा। सही है सर, ये लायोफोबिक। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें ऐड करते हैं, क्या करते हैं सर? इसमें ऐड करते हैं क्या चीज? लायोफिलिक सॉल्ट। ठीक है, लायोफिलिक सॉल्ट क्यों ऐड करते हैं सर? इस गोल्ड सॉल्ट को बचाने के लिए। जैसे देखो कैसे बनाते हैं इसको, ध्यान देना, समझना थोड़ा सा। जैसे करते क्या है कि हम लोग 10 ml, कितना ml सर? 10 ml, मात्र कितना ml? 10 ml, 10 ml लेते हैं क्या? गोल्ड सॉल्ट। 10 ml लेते हैं बेटा गोल्ड सॉल्ट। समझ गया कि नहीं? अच्छा, और इसमें ऑलरेडी डाला हुआ रहता है क्या? 10% NaCl। मतलब कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें 10% ही NaCl होता है, उसको यहां पर डाल देते हैं। तो जैसे ही 10% NaCl डालते हैं ना, ये जो सॉल है ये क्या हो जाता है सर? कोएगुलेट हो जाता है। जैसे आप क्या बोलते हैं, मिल्क में जैसे ही नींबू डालते हो, खट से फट जाता है ना, खराब हो जाता है, हाँ या ना? कोएगुलेट हो जाता है। कोएगुलेट का मतलब क्या हो गया? कोएगुलेशन का मतलब हो गया कि डीपी और डीएम का सेपरेट हो जाना, डीपी और डीएम का सेपरेट हो जाना, उसको बोलते हैं कोएगुलेशन। तो जैसे ही 10% इसमें डालेंगे NaCl, तो क्या हो जाएगा सर? कोएगुलेट हो जाएगा, यानी कि आपका गोल्ड सॉल्ट अलग और ये अलग। क्लियर है कि नहीं? कैसे होता है अभी जस्ट हम लोग बातचीत कर लेंगे उसके बारे में भी, हार्ड डिस्क जरूर। चलिए सर, इसके बाद जस्ट वो बात कर लेंगे। बस ये समझो कि 10% NaCl जैसे ही डालेंगे तो क्या हो जाएगा? कोएगुलेट हो जाता है। अब इस कोएगुलेशन से बचाने के लिए, क्या बोला मैंने? इस कोएगुलेशन से बचाने के लिए इसमें बेटा हम लोग डालते हैं लायोफिलिक सॉल्ट। क्या डालते हैं सर? लायोफिलिक सॉल्ट। अरे यार, लायोफिलिक सॉल्ट। क्लियर है? कितना डालते हैं सर? तो इसी का जो नंबर ऑफ मिलीग्राम होगा ना, जितना डालते हैं उसका मिलीग्राम है नंबर ऑफ मिलीग्राम, यही कहलाएगा अपना गोल्ड नंबर। क्या कहलाएगा सर? गोल्ड नंबर, यानी कि GN।
ठीक है। ऐसे मान लो मैं बोल दूं कि मुझे ना लायोफिलिक सॉल्ट जो है डालना पड़ा, सपोज दैट कि 100 मिलीग्राम, ठीक है। मैं ये बोल दूं कि मुझे डालना पड़ा 10 मिलीग्राम, और मैं ये बोल दूं कि मुझे डालना पड़ा 0.05 ग्राम, 0.05 ग्राम। तो जरा इनका गोल्ड नंबर बताइए तो कितना होगा। तो जितना मिलीग्राम ना बेटा उतना ही गोल्ड नंबर हो जाएगा, मिलीग्राम में लिख लो और उतना ही क्या हो जाएगा गोल्ड नंबर, यानी कि इसका गोल्ड नंबर 100, इसका गोल्ड नंबर 10। ये तो मिलीग्राम में है नहीं, किस में है, ग्राम में है, मिलीग्राम में चेंज करो। कैसे करेंगे सर चेंज बता दीजिए जरा। 1000 से मल्टीप्लाई करके, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में, मिलीग्राम में, सॉरी। कर दीजिए मल्टीप्लाई जरा, कितना आ जाएगा सर, ये 50 मिलीग्राम हो जाएगा ना, हाँ या ना। तो इसका हो जाएगा 50 गोल्ड नंबर। अब देखो इसका मात्र 10 ग्राम लग रहा है, इसका 10 मिलीग्राम, इसका 100 मिलीग्राम, इसका 50 मिलीग्राम। तो जो सबसे कम में ही कर दे रहा है प्रोटेक्ट, उसका क्या है, प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा है। उसका क्या है सर, प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा है। तो प्रोटेक्टिंग पावर जो है बेटा, प्रोटेक्टिंग पावर वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, गोल्ड नंबर के, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं। गोल्ड नंबर अगर ज्यादा होगा तो उस चीज का प्रोटेक्टिंग पावर क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। उसका प्रोटेक्टिंग पावर क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि इसमें सबसे लेस प्रोटेक्टिंग पावर किसका है, जिसका गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है, यानी कि इस भाई साहब का, ये लेस प्रोटेक्टिंग पावर है इसका। यानी कि इनमें से अगर किसी को यूज करना हो तो किसको यूज करेंगे, सबसे बढ़िया कौन है सर, ये वाला। मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सबसे बेस्ट कौन है, बी। बी इज बेस्ट, बी इज बेस्ट। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए सर, अब इसके बाद बात होती है, इसके बाद बात होती है सर हार्डे-सूल्जे रूल की। किसके, हार्डे-सूल्जे रूल। हार्डे-सूल्जे रूल बताता है कि जैसे बात कर रहे थे ना हम लोग, NaCl डालने पे कोएगुलेट हो जाता है। हार्डे-सूल्जे रूल बताता है कि किस तरीके से NaCl क्या करता है। NaCl एक्चुअली में क्या करता है कि NaCl में ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज होता है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, सुनिए चलो। लायोफोबिक जो कोलाइड होता है ना, लायोफोबिक कोलाइड, सभी के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव या तो निगेटिव, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। कोई भी लायोफोबिक कोलाइड या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना। अच्छा, तो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज है, तो होता क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, मान लो कि नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये जो Na+ है ना बेटा, इसके चारों तरफ से कोलाइड का जो पार्टिकल है वो आकर के इसको चारों तरफ से घेर लेगा। तो जैसे ही घेरेगा तो इसका मास क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ही घेरेगा तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मास इंक्रीज कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा जाकर के। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, हाँ या ना। कोएगुलेट हो जाएगा, कोएगुलेट होने का मतलब प्रेसिपिटेट टाइप की चीज समझ लो। कोएगुलेट हो गया, खत्म हो गया, हट गया, सॉल्यूशन से बाहर निकल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना। तो इसी चीज को देखो, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, और पॉजिटिव होगा तो निगेटिव की तरफ भागेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर सॉल जो है आपका, क्या बोला मैंने, सॉल अगर पॉजिटिव है तो क्या आएगा सर, निगेटिव आयन की बात करेंगे। और बेटा अगर सॉल नेगेटिव है तो किसकी बात करेंगे सर, पॉजिटिव आयन की बात करेंगे। और कोएगुलेशन पावर यानी कि Cp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, किसके, चार्ज के। सबसे मेन फैक्टर कोएगुलेशन के लिए चार्ज ही है। क्या है, चार्ज ही है, अकेले चार्ज काफी है। बट अगर चार्ज सेम हो जाए तो हम लोग देखेंगे किसको सर, साइज के। बट साइज के क्या होता है, कोएगुलेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर चार्ज क्या हो गया, सेम हो गया, तब की बात कर रहा हूं। नहीं तो अगर चार्ज है तो इकलौता वो चार्ज ही काफी है, आपको दूसरी किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्या मेरी बात को समझ पाए। डन, हाँ या ना, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आपको हार्डे-सूल्जे रूल भी समझ में आ गया। ऐसे मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास ये 2-3 इलेक्ट्रोलाइट है, एक ठो है सर NaCl, एक ठो NaCl है, एक ठो CaCl2 है, एक ठो AlCl3 है, ठीक है। और जो सॉल है अपना वो सर नेगेटिव सॉल है। कौन है, नेगेटिव सॉल। तो सबसे ज्यादा कोएगुलेशन पावर का ऑर्डर क्या होगा, जरा बताइए, ऑर्डर ऑफ Cp क्या होगा, ऑर्डर ऑफ Cp क्या होगा। सबसे ज्यादा कौन करेगा ज्यादा, बताओ कोगुलेट। इसमें किसको देखना है, निगेटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को देखना है। किसको देखेंगे सर, NaCl में Na को देखेंगे, CaCl में Ca को देखेंगे, CaCl2 में, और AlCl3 में Al को देखेंगे। यानी कि अपने पास चार्ज है Na+, Ca2+ और Al3+। जिसका चार्ज ज्यादा उसका कोगुलेशन पावर ज्यादा। क्या मेरी बात को समझ पाए, ये Na+, बात खत्म।
दैट्स इट, सिंपल। समझ गया कि नहीं कहा आया ना। तो ये हो गया अपनी कोगुलेशन पावर का ऑर्डर, ठीक है। अच्छा सर, कोलाइड्स जो है, मैं सारी चीजें आपको इसमें ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, ठीक है। कोगुलेशन पावर ये सारी चीजें कर दिया है, फिर भी आपको कुछ कुछ चीजें और बता देता हूं मैं। कोलाइड्स जो है, कोलाइड्स का मतलब होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। कोलाइड्स एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है, साइज ऑफ पार्टिकल वो क्या होता है सर, वो होता है आपका 1 नैनोमीटर से लेकर के कितने से, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में, है ना। यानी पार्टिकल्स बड़े होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, पार्टिकल तो घुले हैं नहीं, मिक्स तो 100% है नहीं, क्या है, बस ऐसे फैले हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है इसके स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर चार्ज देते हैं, है ना, जो बता रहा था, चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज देते हैं। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब इनके टाइप्स के बारे में भी बातचीत कर लिए हम लोग, टाइप्स के बारे में भी बातचीत कर लिए। जैसे अगर फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बातचीत करो, डीपी और डीएम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, डीपी और डीएम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे यहाँ पर हो जाएगा कोलाइड्स, है ना। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बात करो तो कितना हो जाएगा सर, बताओ। सॉलिड में सॉलिड डालो, लिक्विड डालो, गैस डालो, लिक्विड में सॉलिड डालो, गैस, सॉलिड डालो, लिक्विड डालो, गैस डालो, 3 3 6 हो गया। गैस में सॉलिड और लिक्विड डालो, बट गैस और गैस का जो मिक्सचर होगा, गैस प्लस गैस का, ये हमेशा क्या होता है, होमोजेनियस। ये हमेशा होमोजेनियस होगा, ये कभी भी कोलाइड्स नहीं बनाएगा। गैस और गैस का मिक्सचर कभी कोलाइड नहीं बना। कितना हो गया जरा बता दो, कितना हो गया, 8 हो गया ना टोटल। इसी तरीके से बताया था ना, डीपी और डीएम के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो क्या बोलेंगे उसको, लायोफिलिक। अगर अट्रैक्शन नहीं है तो लायोफिलिक। अगर डीएम आपका, डीएम यानी कि डिस्पर्शन मीडियम, स्पेशली अगर वाटर है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। लायोफिलिक को क्या नाम दे देंगे, हाइड्रोफिलिक। और लायोफोबिक को क्या नाम दे देंगे सर, हाइड्रोफोबिक। क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा, अगर पार्टिकल के बेसिस पर डिसाइड करो, अलग अलग करो, तो ये भी ये 3 टाइप का होता है। कैसे कैसे सर, एक हो गया आपका क्या बोलते हैं उसको, एक हो गया आपका छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके मिले और थोड़ा बड़े पार्टिकल का फॉर्मेशन कर दिए। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले और क्या कर दिए, बड़े बड़े पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर दिया आपस में मिल करके, है ना। तो एक क्या हो जाएगा सर, मल्टी वाला, मल्टी, ठीक है कि नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा सर, जो आपके पार्टिकल्स है खुद ब खुद बहुत बड़े शेप में है, जैसे सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, आपका एंजाइम हो गया, खुद ही बहुत बड़ा मास है, खुद ही बहुत बड़े, इसी रेंज में आते हैं। किस रेंज में सर, इस रेंज में आते हैं ऑलरेडी। तीसरा हो गया सर एसोसिएटेड कोलाइड, या जिसको बोलते हैं मिसेल्स। वो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में बेटा, नॉर्मल कंडीशन में ट्रू सॉल्यूशन होता है। जब एक खास कंडीशन आता है, एक खास कंसंट्रेशन आता है, खास कंसंट्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, तो क्या होता है सर, मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। बट फॉर्मेशन के लिए सिर्फ सीएमसी नहीं काफी है, इसके लिए आपको क्राफ्ट टेम्परेचर भी चाहिए। क्या चाहिए सर, क्राफ्ट टेम्परेचर भी चाहिए होता है। क्या मेरी बात को समझ गए, यानी कि टीके भी चाहिए होता है। क्लियर है। तो क्या बोलेंगे सर, उसको मिसेल्स बोलते हैं। डन, आ रहा है समझ में। उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स होते हैं। जैसे जैसे मान लो आपके पास सोप है, सोप में 2 पार्ट होता है ना, बड़ा सा आर और COO और Na। जैसे पानी में डालेंगे तो Na भाग जाएगा बाहर, ये बचे रहेंगे। तो ये जो दिख रहा है कार्बन का चेन ना, ये हाइड्रोफोबिक है। ये जो कार्बन का चेन है ये क्या है सर, हाइड्रोफोबिक। बात समझ में, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। और ये वाला पार्ट इसके ऊपर चार्ज होता है ना, COO-, तो चार्ज है तो क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक। चार्ज आ गया तो हाइड्रोफिलिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि वाटर में भी चार्ज होता है, वाटर भी क्या है, पोलर। इस पे भी पोलरिटी आ गई ना थोड़ी सी, इस पे भी देखो चार्ज आने का मतलब क्या है, पोलरिटी आ गई। तो जैसे थोड़ी सी पोलरिटी आई बेटा, जैसे थोड़ी सी क्या आई, पोलरिटी आई, चार्ज आई, तो क्या बन जाएगा, H2O के साथ वो अट्रैक्टिव नेचर शो करने लगेगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ पा रहे, क्या यहां तक मेरी बात समझ पा रहे, आया ना, डन है। तो ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और ये क्या करते हैं, आपस में कुछ इस टाइप से ऐसे जुड़ जाते हैं। पानी में जैसे ही डालेंगे, अब पानी की तरफ कौन अट्रैक्टेड रहेगा सर, बाहर की तरफ कौन अट्रैक्टेड रहेगा, जरा बताइए। जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो वाटर की तरफ चला जाएगा, और ये सब आपस में मिल जाते हैं, ये सब आपस में मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसा यही है अपना मिसेल्स या एसोसिएटेड कोलाइड, ठीक है। तो एक हो गया आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, जिसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बना है। दूसरा हो गया क्या सर, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। तीसरा क्या हो गया, मिसेल्स हो गया। कोलाइड का टाइप समझ में आ गया। कोलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे कि टिंडल इफेक्ट शो करना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे जा रहा है पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर लाइट टकराया तो ऐसे स्कैटर कर जाएगा। तो आपको जब आप ट्रू सोल्यूशन में पास कराओगे लाइट, तो आपको लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा कि यहां से लाइट देखो गुजर रहा है। बट अगर वहीं अगर आप पास कराओगे किसी कोलाइडल सोल्यूशन तो आपको लाइट का रास्ता दिखेगा। क्यों, क्योंकि लाइट स्कैटर कर रहा है, वहां पर चमकने लगेगा। इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है, आप रात में बोल रहा हूं सुबह तक मान लो कि देर तक सोते हो आप, तो देखोगे कि कभी कभी अंधेरा, एकदम कमरे को अंधेरा करके सोते हो, सूरज की रोशनी आती है,
किसी स्लिट से, छोटे से होल से। देखते हो ना कि डस्ट के पार्टिकल एकदम उड़ते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे दिखता है रोशनी ऐसे जाते हुए। ठीक है, घर में अगर आपके कमरे में डस्ट है थोड़ा सा ज्यादा, तो आपको दिखेगा लाइट का रास्ता, क्या ऐसे ऐसे लाइट जा रही है। अगर वही डस्ट नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा आपको लाइट का रास्ता। तो जहां जहां पर डस्ट है ना, वहां पर क्या होता है, लाइट स्कैटर करता है और हमें वहां पर चमकता हुआ दिखाई देता है। बट लाइट के स्कैटरिंग के लिए दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर? पहली चीज कि जिस वेवलेंथ का लाइट आ रहा है ना, जिस वेवलेंथ का, उसी के आसपास के डायमीटर का जो पार्टिकल है ना वो होना चाहिए, उसी के आसपास के डायमीटर का पार्टिकल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो हमारा जो पार्टिकल होता है ना ये भाई, ये उसी रेंज में होता है, कोलाइडर वाला। दूसरी कंडीशन ये है कि जो डीपी और डीएम है उनके बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसमें डिफरेंस ज्यादा, उसमें डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तब जाके क्या करेगा सर, अच्छे से टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आई एम क्लियर? समझ में आ गया? तो सर हम लोग कोलाइडर वाला पार्ट ऑलमोस्ट कवर कर लिए। ठीक है, एक पार्ट और है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में बेटा बातचीत करते हैं। किसके बारे में सर? चार्ज के बारे में, कि किसी चीज के ऊपर चार्ज कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव की नेगेटिव। चार्ज के बारे में बात करते एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत क्रिस्प तरीके से समझाऊंगा ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाए। यहां पर अभी हम लोग साइंटिस्ट नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं, खट से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, चार्ज की दो ही पॉसिबिलिटी, या तो पॉजिटिव बनेगा या तो क्या बनेगा सर, नेगेटिव चार्ज बनेगा। इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी, कोई और पॉसिबिलिटी जरा बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव वाला नहीं ना है? देखो पॉजिटिव कब बनेगा, मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास AgNO3 का सॉल्यूशन है। AgNO3 का सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या है कि AgNO3 जो है ये बेटा एक्सेस में, सॉल्यूशन उसी का है तो ज्यादा अमाउंट में है, ये एक्सेस में। अब आप इसमें जरा सा क्या करिए, आप जरा सा इसमें Ki ऐड करिए। क्या ऐड करिए? Ki ऐड करिए। तो Ki ये क्या हो गया सर, लेस अमाउंट में, कम अमाउंट में। तो जो कम अमाउंट में होता है वो क्या करता है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होगा कि Ag और I के बीच में बड़ा बढ़िया एफिनिटी है। Ag और I जैसे जानते हो ना कि AgNO3 में जैसे ही डालते हैं NaCl, क्या बनता है, AgCl बन जाता है प्रेसिपिटेट उसका। ऐसा ही उससे भी बढ़िया क्या है, I के साथ उसका संबंध है। तो क्या करेगा, तुरंत के तुरंत क्या कर लेगा, ये Ag प्लस और I माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AgI में। और जो आयन एक्सेस में है ना, जैसे इसमें Ag वाला एक्सेस में है ना, तो Ag क्या हो जाएगा, जाकर के इसके चारों तरफ एडजॉर्ब हो जाता है Ag प्लस के, मतलब कि AgI के ऊपर जाकर एडजॉर्ब हो जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज। उल्टा हो जाए, कहने का मतलब ये है कि Ki का सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन हो सर, Ki का सॉल्यूशन है, Ki ज्यादा अमाउंट में, इसका सॉल्यूशन है ये एक्सेस में। ठीक है, ये ज्यादा अमाउंट में, और इसमें आप डाल रहे हो क्या सर, आप इसमें डाल रहे हो AgNO3 हल्का हल्का, यानी कि ये लेस अमाउंट, ये किस में है सर, ये लेस है। तो लेस वाला क्या होगा, लेस वाले के साथ तो बनेगा, यानी कि AgI बनेगा, और जो एक्सेस वाला है जाकर चिपक जाता है, यानी कि आपका क्या बनेगा सर, यहां पर भी बनेगा AgI, और जाकर के आपका क्या चिपक जाएगा, I माइनस। अब मान लो ये बोल दूं कि आपका AgNO3 का सॉल्यूशन है बेटा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और इसमें आप क्या कर रहे हो, इसका सॉल्यूशन है, आप इसमें डाल रहे हो NaCl। जरा बताओ क्या चार्ज बनेगा, जरा बताओ क्या चार्ज बनेगा। तो सबसे पहले तो बेटा AgCl बना दो, क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट बनता है। और क्या लग जाएगा, जरा बताओ, जो एक्सेस में है वो वाला चार्ज, यानी कि Ag प्लस, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी बात को समझ पाए? अब मान लो मैं बोल दूं कि AgNO3 है, इसको डाल रहे हैं NaCl का सॉल्यूशन, ये एक्सेस में है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो जरा बता दीजिए क्या हो जाएगा सर। सबसे पहले तो AgCl बनेगा, और फिर Cl बना जाकर के चिपक जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? समझ गए ना? तो चार्ज कैसे बन रहा है समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर थोड़ा सा हम लोग फ्रेंडली आइसोथर्म के बारे में, यानी कि उसके बारे में, मेन सरफेस केमिस्ट्री। जैसे सरफेस केमिस्ट्री नाम से ही समझ में ना, सरफेस के बारे में बातचीत होती है। होता क्या है कि सरफेस पे ना, सरफेस के पास अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर जाकर के आप नीचे देखोगे, अंदर में बल्क में, इसमें जाकर देखोगे तो इसके चारों तरफ सेम टाइप के पार्टिकल है ना, तो इसके चारों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है। तो अगर कोई जाके देखे इस पे नेट फोर्स, तो क्या है, जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। बट अगर बेटा वहीं सरफेस पे जाके देखा जाएगा ना, सरफेस पे जाके देखा जाएगा, तो नीचे तो उसकी तरह के पार्टिकल्स हैं जो कि उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, हाँ या ना, और ऊपर गैस है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऊपर गैस के पार्टिकल्स ऐसे घूम रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर वाला फोर्स तो कमजोर पड़ेगा ना, गैस वाला, नीचे वाला ज्यादा है, तो नीचे एक नेट फोर्स लगने लगता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि सरफेस पे नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्या लगता है, एक नेट फोर्स लगता है। तो डाउनवर्ड एक नेट फोर्स लगता है ना सरफेस में, इसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाता है। यानी कि सरफेस के आसपास अगर कोई गैस आएगा ना, तो सरफेस पकड़ करके उसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? सरफेस क्या कर लेगा बेटा, उसको अपनी तरफ पकड़ करके खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा।
अगर सरफेस पे जाकर के वो चिपक गया, क्या बोला मैंने, सरफेस पे अगर जाकर के वो चिपक गया, बैठ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि एडजॉर्प्शन हो गया। क्या बोलेंगे सर, एडजॉर्प्शन हो गया। सरफेस पे जाकर के ऐसे चिपक गया तो बोलेंगे हम लोग कि इसका क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। ठीक है, क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। और गैस के पार्टिकल में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, उतना ही क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। यानी आप बोल सकते हो कि एडजॉर्प्शन जो है इसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ज्यादा जाके चिपकेगा, चाहे गैस में हो चाहे आपके सरफेस में हो। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं, हाँ या ना। सर ये तो नहीं समझ में आया, गैस वाला नहीं समझ में आया। देखो एक चीज बताते हैं, मान लो कि आप लोग सॉलिड के पार्टिकल्स, आप लोग क्लासरूम में ऐसे बैठे हुए सब लोग सामने, और मैं हूं गैस। ठीक है, गैस में ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कितना भी हो जाए तो सॉलिड से ज्यादा थोड़े होगा, कम ही रहेगा। अब मेरे पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मैं तो आपस वालों के साथ अपने लगाऊंगा ही लगाऊंगा। मैं तो आपको भी पकड़ के खींचूंगा ना, सॉलिड के पार्टिकल पे भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाऊंगा। जरा समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। तो मैं अगर आपको जोर से पकड़ के खींचूं तो किसके खिंचाने का चांस है, आप तो बहुत अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हो ना, कौन खिंचाएगा, मैं खिंचाऊंगा कि आप खिंचाओगे, जरा बताओ मुझे, खुद ही खिंचा जाऊंगा ना, हाँ या ना। तो चाहे गैस का लगे या सॉलिड का पार्टिकल ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करो, खिंचाएगा कौन, गैस ही खिंचाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए, हाँ या ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहे गैस में ज्यादा हो चाहे कहीं पे भी ज्यादा हो, ज्यादा ही होगा, मतलब कि एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जब बढ़ जाएगा। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा डिपेंड करता है, आपको पता होगा, ए के ऊपर। ए यानी कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट, ए बोले तो वैन डर वाल्स कांस्टेंट, वैन डर वाल्स कांस्टेंट, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, दूसरी चीज कि ए के ऊपर डिपेंड करता है टीसी क्रिटिकल टेंपरेचर, यानी कि जिस गैस का क्रिटिकल टेंपरेचर ज्यादा है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, वो भी जल्दी से जाकर के ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होगा। और बताइए, और बताइए सर, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही क्या होगा सर, एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, हाँ या ना। और प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा सर, टेम्परेचर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर करता है तो दूर भागेगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अगर इस प्रोसेस के बारे में कोई पूछे, जरा देखो, एडजॉर्प्शन खुद ब खुद होता है कि कोई करवाने आता है। जैसे पंखे के डायने के ऊपर धूल आप लगाए हुए खुद ब खुद जाकर धूल खुद चिपका है ना, यानी कि प्रोसेस जो होता है क्या होता है सर, स्पॉन्टेनियस। इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अब इसमें जो ये जो प्रेशर वाली कहानी है ना बेटा, प्रेशर वाली, ये थोड़ा सा डेंजरस है। कैसे डेंजरस है, प्रेशर वाले में क्या है दिक्कत, कि ये ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर बढ़ाते रहोगे और एक्सटेंट टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, इनिशियली अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझना। इनिशियली अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, क्या बोला मैंने, इनिशियली प्रेशर बढ़ाते हो तो ये जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसको हम लोग एक्स बाई एम से डिनोट करते हैं, एक्स बाई एम बोले तो ये अगर मास एम हो गया सॉलिड का, और ये जो एडजॉर्ब हुआ है गैस उसका मास एक्स, एम क्या है, मास ऑफ सॉलिड, जिसके ऊपर आप एडजॉर्प्शन करवा रहे हैं, मास ऑफ सॉलिड। और सर एक्स क्या है, ये हो गया मास ऑफ गैस। क्लियर हुआ कि नहीं, ये हो गया, डन है, हाँ या ना। आ रही है बात समझ में, जल्दी से जरा फटाफट से बता दीजिए, क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से सुनते चलना है, ध्यान से सुनते चलना है, सुनते चलो। देखो ध्यान से सुनते चलो, एकदम ध्यान से सुनते चलो, एकदम क्या करो सर, ध्यान से सुनते चलो, सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, देखिएगा ध्यान से। इसमें स्टार्टिंग में देखो, मैं उतर जाता हूं, मैं इधर आ जाता हूं, ये देखो स्टार्टिंग में तो बढ़ेगा, इधर एक्स बाई एम है बेटा और इधर प्रेशर, तो स्टार्टिंग में तो बढ़ता है लिनियरली, यानी जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा सर, वो जाकर के ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, ऐसे जाकर के क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गया, अच्छा सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि इसमें अगर जाकर के देखे कोई, इसका फॉर्मूला अगर बनाने की कोशिश करे तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी का पावर 1/n, पी का पावर 1/n। ऐसा क्यों आता है, जरा देख लो, ध्यान से समझो क्यों आता है। अगर आप 1/n की जगह पर, आप 1/n की जगह पर बेटा आप पुट कर दीजिए, जरा 1 पुट करिए, 1 कितना आ जाएगा, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी आ जाएगा, है ना। और जरा एक्स बाई एन की जगह पर आप 0 जरा पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स बाई एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिपेंड ही नहीं करेगा। अब जरा देखो ना, पहले क्या है, डायरेक्टली चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर धीरे धीरे कम होता चला गया और लास्ट में इंडिपेंडेंट ही हो गया, पूरी तरीके से कांस्टेंट हो गया। कितना भी प्रेशर बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए था ऐसे। पूछो कैसे, ऐसे मान लो कि आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हो,
तो अब मान लो कि सॉलिड के सरफेस पे कुछ नहीं है, एकदम कोई गैस नहीं, आपने गैस एक चेंबर में रखा, उसमें पिस्टन लगाया, नीचे सॉलिड रखा हुआ है, आपने पिस्टन लगाया, पिस्टन को दबाया, पिस्टन दबाने के बाद क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पे गैस के पार्टिकल सरफेस के करीब जाएंगे, और सरफेस के करीब जाएंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब शुरुआत में तो है ही नहीं, शुरुआत में तो कोई एडजॉर्प्शन हुआ ही नहीं है, तो क्या होगा, आप प्रेशर बढ़ाओगे, फटाफट से गैस क्या होगा सर, एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। फटाफट से क्या हो जाएगा सर, गैस एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अब मान लो कि एक लेयर बन गया, एक लेयर बेटा बन गया, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ था कमजोर पड़ गया ना, हल्का तो कमजोर पड़ गया, उतना नहीं रहा। अब क्या होगा, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना अब नहीं होगा एडजॉर्प्शन, दूसरा बन गया, अब तीसरा बनेगा, तीसरे के बारे में और कम हो गया फोर्स, तो 2 3 4 लेयर के बाद क्या हो जाएगा सर, धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, अगर ऐसा होता, अगर प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ते रहता तो कई सारे लेयर बन जाता ना, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है, हाँ या ना? और जो आपका बेटा एडजॉर्प्शन भी होता है ना, एडजॉर्प्शन वो भी 2 टाइप का होता है, एडजॉर्प्शन भी 2 तरह का होता है, एक केमिकल और एक फिजिकल। केमिकल में क्या होता है, जाकर के जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, जैसे एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन आया, आकर के रिएक्ट कर गया, अब क्या बन गया है, Al2O3। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी केमीजॉर्प्शन की बात हो रही है, तो एक ही लेयर बनता है, केमीजॉर्प्शन का एक ही लेयर बनेगा। फिजिजॉर्प्शन यानी कि सब पार्टिकल जाकर के अट्रैक्ट हुए बैठे, रिएक्शन वक्से नहीं कर रहे, तो उसका मल्टी लेयर बन सकता है, एक बार अट्रैक्ट हो गया, दूसरी बार हुआ, तीसरी, नॉर्मल है, ये रिवर्सिबल है, यानी कि जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे रिवर्सिबल चलता रहेगा। केमिकल वाला एकदम परमानेंट होता है, केमिकल वाला परमानेंट होता है, वहां से एनर्जी भी ज्यादा निकलती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है उसमें, यानी टेंपरेचर बढ़ाने पे जो आपका फिजिकल रिएक्शन डायरेक्टली कम हो जाएगा। केमिकल में क्या होगा, पहले वो बढ़ेगा फिर कम होगा, क्योंकि हर एक केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? क्लियर हुआ? चलिए सर, अब यहां से अब बात करते हैं थोड़ा सा एंजाइम के बारे में। एंजाइम के बारे में कुछ ऐसा खास नहीं है। एंजाइम में क्या है, एंजाइम बोल रहा हूं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट का मतलब हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। अच्छा, कैटलिस्ट का उल्टा इनहिबिटर होता है, कैटलिस्ट का उल्टा इनहिबिटर होता है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, पहले हम लोग कैटलिस्ट को पॉजिटिव निगेटिव 2 पार्ट में बांटते थे, अब ऐसा नहीं करते, ठीक है? अब क्या बोलते हैं सर, कैटलिस्ट का मतलब है सीधा सीधा जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा उसको कैटलिस्ट। क्लियर है कि नहीं? बोलते हैं ना कैटलिस्ट का काम कर रहा है, मतलब कि रेट को बढ़ाने का काम कर रहा है, हेल्प करने का काम कर रहा है। क्लियर है? चलिए, इनहिबिटर किसको बोलते हैं? इनहिबिटर वही निगेटिव कैटलिस्ट को बोलते हैं, यानी कि ऐसा कैटलिस्ट, ऐसी चीज जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे उसको क्या बोलते हैं सर हम लोग, इनहिबिटर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, और कैटलिस्ट के परफॉर्मेंस को कोई बढ़ा दे और अच्छे से, उसको बोलते हैं प्रोमोटर, घटा दे तो उसको बोलते हैं पॉइजन। घटा दे तो क्या बोलते हैं सर, पॉइजन। अच्छा, कैटलिस्ट का भी 2 टाइप, एक हेट्रोजीनियस, एक होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया कि जो रिएक्शन का फेज है और जो कैटलिस्ट का फेज है दोनों सेम नहीं है, और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि जो कैटलिस्ट का फेज है वहीं आपके जो कैटलिस्ट का फेज है और जो रिएक्शन का फेज है दोनों का क्या है सर, बिल्कुल सेम है। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? बस एक सेकेंड बस। क्लियर है भाई लोग? चलिए, समझ में आ गया। अब जो कैटलिस्ट की कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है वो चलती है किसके ऊपर बेस्ड, वो एडजॉर्प्शन थ्योरी पे ही बेस्ड है। क्या एडजॉर्प्शन थ्योरी सर? कैटलिस्ट का एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या है, वो बोलता है कि जैसे आपका मान लीजिए कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट के बारे में बातचीत कर रहा है, यानी हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, बेड एक प्रोवाइड करता है, एक जगह देता है किसको, रिएक्टेंट स्पीसीज को रिएक्ट करने के लिए। वैसे मान लो कि गैसियस स्टेट में कोई रिएक्टेंट है, दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, तो अब वहां पर क्या है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं बन पाता रिएक्शन के लिए। जैसे बताया था ना अभी केमिकल काइनेटिक्स में, ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन नहीं बन पाता अच्छे से। अब कैटलिस्ट क्या करते हैं, इनको बेड देता है तो ओरिएंटेशन बड़ा अच्छा हो जाता है, एक चीज। दूसरी चीज इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आपका रिएक्टेंट स्पीसीज है ना, वो जा करके कैटलिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूज हुआ, फैला। उसके बाद होता है वहां पर फिजिजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिर होता है बेटा केमीजॉर्प्शन। क्या होता है?
केमीजॉर्प्शन। केमीजॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है, जैसे इन्वायरमेंट में बेटा नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट नाइट्रोजन तो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही स्पेसिफिक रिएक्शन होने वाला है, सबके साथ नहीं होगा। तो केमीजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक, और इसी वजह से आपका कैटलिस्ट भी जो होता है स्पेसिफिक होता है। वही कैटलिस्ट सब जगह पर कैटलाइज नहीं कर देगा। कैटलिस्ट क्या होगा सर? बिल्कुल स्पेसिफिक होगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अच्छा सर, ये भी समझ में आ गया। तो कैटलिस्ट जो है अपना क्या है? स्पेसिफिक है, फिक्स है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि उसमें केमीजॉर्प्शन की वजह से वो फिक्स हो जाता है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर। और बताइए, अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कैटलिस्ट क्या है सर? स्पेसिफिक है, केमीजॉर्प्शन हो गया। अब क्या होता है? केमीजॉर्प्शन, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो चुका है। किसके बीच में? कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में। अब जो रिएक्टेंट आपस में ए और बी मान लो कि मिल करके क्या करेंगे? ए बी एक बॉन्ड बनाएंगे। अब ये जो बना ना ए बी, ये जो बना ना ए बी, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है उसको कैटलिस्ट से कोई मतलब, ये क्या करेगा? तुरंत निकल करके भाग जाएगा बाहर। बात समझ में आ रहा है? और फिर से कैटलिस्ट का सरफेस क्या हो गया? अवेलेबल हो गया। तो इस तरीके से चलता है कैटलिस्ट का प्रोसेस, कैटालिटिक प्रोसेस। और इसमें दो चीज आती है कैटलिस्ट की, एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी। एक्टिविटी डिपेंड करती है, जो केमिकल रिएक्शन होगा ना, जिसकी वजह से एनर्जी निकली, वो एक्टिविटी डिसाइड करता है। क्या करता है? एक्टिविटी डिसाइड करता है, यानी कितना रेट बढ़ाएगा वो। जितना ज्यादा रिएक्शन होगा उतना थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा? कम होगा। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी कम दिखाई देगा आपको होता हुआ। और जितना थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगा उतना ही क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा। और सिलेक्टिविटी जो होती है वो ओरिएंटेशन वाला पार्ट। अगर मान लो कि एक कैटलिस्ट लिए तो आपको एक अलग टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, तो दूसरा ले लोगे तो अलग टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो कोई रिएक्शन 3 कैटलिस्ट से कैटलाइज हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि तीनों से सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ओरिएंटेशन उनका बदल सकता है। इस एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जरूर जाकर देखिएगा। इसके बाद एंजाइम की बारी आती है। एंजाइम सर एक सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, जिसमें कि एकदम स्पेसिफिक चीजें होती है, बिल्कुल स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जरा सा भी कुछ इधर उधर की चीज डाल दोगे तो इसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, बट इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि एक कैटलिस्ट, एक एंजाइम का पार्टिकल मिलियन मतलब कि रिएक्टेंट को क्या कर सकता है? सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर सकता है। बहुत हाईली इफिशिएंट होता है, बट डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसको कोएंजाइम यानी कि जो प्रोमोटर्स होते हैं उनकी हेल्प पड़ती है, जैसे कि विटामिन हो गए ना, उसकी जरूरत पड़ती है एंजाइम को और अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और जो पॉइजन्स होते हैं, इनहिबिटर होते हैं, इनकी एक्टिविटी को घटा सकता है। किसकी? एंजाइम की। समझ में आ गया? इसी तरीके से जियोलाइट भी एक सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, उसको भी स्पेसिफिक सेप वाले ही चीजें क्या कर सकती है? जाकर के फिट हो सकती है और वही कैटलाइज हो। ठीक है, जैसे ZSM5 एक एग्जांपल है सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट का। उसमें अगर आप डालोगे ना अल्कोहल डालोगे तो गैसोलीन मिलेगा। इधर से अल्कोहल डालो, उधर से गैसोलीन निकालो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? चलिए सर, इसी का सरफेस क्या होता है? समाप्त होता है। आइए, तो इसका भी क्वेश्चन जरा हम लोग क्या कर लेते हैं सर? फट से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फटाफट जरा क्वेश्चन बताइए तो क्या होगा आंसर इसका? जरा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, क्या होगा? क्लियर है? कैसे होगा? द कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विथ आयंस Na+Al3+ और Ba2+। कैसे होगा सर? वही जिसका सबसे ज्यादा है उसका सबसे ज्यादा होगा, Al3+, फिर Ba2+, और सबसे कम Na+ का। सर Al3+, Ba2+, और सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड सबसे ज्यादा किसका होगा सर? Al3+ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरिंग जेटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जेटा पोटेंशियल जो चार्ज बना था ना, चार्ज बना था ना, तो जैसे देखो AgI के ऊपर Ag- मान लो आ गया, तो इसके ऊपर भी तो कोई चार्ज आएगा अट्रैक्ट होकर के, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। तो ये जो चार्ज आया, जैसे मान लो कि AgNO3 को डाले थे किसमें? Ki में, तभी तो I- जाके एडजॉर्ब हुआ। तो इस I के ऊपर क्या बोला मैंने? I के ऊपर क्या होता है? K+ आकर के अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
अब कोई बोलेगा सर Ag भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो Ag तो AgI बनाएगा, वो तो लिमिटेड अमाउंट में है, तो क्या जाएगा सर K प्लस। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया ना पॉजिटिव निगेटिव, इसको बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। तो क्या बताता है ये, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल के बारे में बताता है। क्लियर है कि नहीं, आ रही है बात समझ में, हाँ या ना? डन। किसके बारे में बताता है सर, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में। नेक्स्ट बोल रहा है कि द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बारे में बेटा क्या पूछ रहा है हम लोगों से, राइट स्टेटमेंट पूछने की कोशिश करी जा रही है। टिंडल इफेक्ट के बारे में राइट करेक्ट ऑप्शन पूछने की कोशिश करी जा रही है। जरा बताइए कौन सा होगा। टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करता है कौन, कोलाइड्स। तो सर ग्लूकोज नहीं बनाएगा, NaCl नहीं बनाएगा, यूरिया नहीं बनाएगा, स्टार्च बड़ा होता है, ये बताता है सर मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। नेक्स्ट, खत्म हो गया। अब देखो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, यानी मेटलर्जी के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत क्रिस्प लेक्चर बना दिया, बहुत क्रिस्प, बहुत छोटा लेक्चर है, बहुत छोटा, क्लियर है कि नहीं, बहुत छोटा लेक्चर ऑलरेडी, ठीक है। मैं उसको डलवा दूंगा, और देखो वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है क्रिस्प ही, इसीलिए ध्यान से ही पढ़ाया था मैंने कि यहां पर मुझे वो कवर ना कराना पड़े, ताकि थोड़ा स्पीड अप हो जाए चीजें, ठीक है। तो वो कहां पर है, अथर्व के चैनल पे है। वैसे मैं यहां पर भी उसको कट करवा के डलवा दूंगा, चिंता मत करिएगा आप लोग। क्या क्या सर, कोऑर्डिनेशन और मेटलर्जी दो पढ़ाया था, अगर आप वहां से जाके कवर कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो आप मुझे कमेंट बता दीजिएगा, मैं डलवा दूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो फटाफट से क्या कर लेंगे सर, हम लोग क्वेश्चन ही यहाँ पर सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। चलिए मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर। तो मैं ये बोलूंगा एक बार जाकर के उसको देख लेना, फिर इसको आकर क्वेश्चन को अटेंड कर लेना पॉज करके, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? चलिए डन डन डन, स्टार्ट करें, चलो आ जाओ, देख लिए हो ना, आ जाओ। तो कंसीडर एलिंगम डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिनियम। आपको याद है ना एलिंगम डायग्राम में एल्यूमिनियम क्या होता है, मैग्नीशियम से ऊपर आता है, Mg से ऊपर आता है, देखो ना यहाँ पर। तो जो भी नीचे वाला है ना ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है, ऊपर वाले जितने भी उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है, यानी कि उसका ऑक्सीजन ये छीन लेगा खुद, ठीक है। तो Mg कर देगा किसको, एल्यूमिनियम को रिड्यूस। क्लियर है कि नहीं? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, मतलब कि इसके बाद का देखो, इसके बाद का आप कोऑर्डिनेशन और मेटलर्जी देखने के बाद सॉल्व करो तो ज्यादा बेटर होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक बोल रहा है कि द एलिंगम डायग्राम प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। द एलिंगम डायग्राम एक्सप्लेन द रेट ऑफ द रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, नहीं, दूसरा गलत है, पहला सही है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, पहला आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है कि विच वन इज द मेलिसाइड भी बोलते, कई बार मेलिकाइट भी बोलते हैं, फॉर द फॉलोइंग, कौन सा ये है भाई, याद रखो, फोर्थ ऑप्शन CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ कैल्सिनेशन रिएक्शन। कैल्सिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, कुछ ना कुछ वहां से निकले बहुत हीट करने पे, ठीक है, और वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो। यहाँ पर देखिए जरा कौन सा कैल्सिनेशन नहीं है, देखो ना फोर्थ ऑप्शन, एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है ना, ये एसिड और CaCO3 ये क्या हो जाएगा सर, थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, फोर्थ। क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखो हाईली प्योर मेटल के लिए, मेटल अगर सॉलिड स्टेट में है तो जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं, और लिक्विड स्टेट में है तो डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। आप लिक्विड की बात कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डिस्टिलेशन, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज अगेंस्ट इट। क्या है जरा बताइए फटाफट से। तो अरे ये कुछ अलग ही क्वेश्चन आ गया है क्या? यस कुछ अलग ही क्वेश्चन, ये देखो, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ का क्वेश्चन ही नहीं है। चलो टेंशन मत लो। अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डन, लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, बिना देखे मत आइएगा, ऑलरेडी क्रिस्प बहुत छोटा लेक्चर बनाया है मैंने, ठीक है, ताकि इसमें मुझे कवर ना कराना पड़े, ये दिमाग में डाल के ही बनाया था उसको। चलो आ जाओ। बोल रहा है कि आयरन कार्बोनाइल FeCO5 इज क्या है, इसमें कितने सेंट्रल एटम है जरा बताइए। तो एक ही ना है, एक ही ना है, तो क्या बोलेंगे इसको सर, मोनोन्यूक्लियर। क्या बोलेंगे? देख रहे हो ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है भाई, देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, और आप लोग झूठ मूठ डरे रहते हो कि पता नहीं क्या पूछ देगा। आगे क्वेश्चन देखो, आगे देखो,
बोल रहा है, देखो देखो ये भी 18 में पूछा था, देखो ये भी 18 में पूछा, दो दो क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये भी देखो, ये कितना इजी क्वेश्चन, जरा देखो। बोल रहा है द ज्योमेट्री ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4R, क्या होगा NiCO4 का मैग्नेटिक बिहेवियर और इसकी ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स की कैसे निकालेंगे। एकदम ध्यान देना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करता है सर, स्प्लिटिंग करता है, जिसकी वजह से पेयरिंग हो जाता है। सिंपल सी बात है, क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है, आपको टेंशन नहीं लेना है उतना, ठीक है। सर CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ध्यान देना है जरा। F माइनस वीक फील्ड लिगेंड है, Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड है, NH3 वीक फील्ड लिगेंड है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। CN ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बात समझ पा रहे हो। जिसमें भी कार्बन जरा सा दिख रहा है ना, वो कार्बन वाला, वो आप ये समझिए कि ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कार्बन वाला जो दिखे ना आपको, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो Na की बात करते हैं। सर Na का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जरा बताएंगे क्या है। CO पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यानी कि निकल की बात कर रहे हैं, किसके बाद आता है सर, Fe, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, Fe26, कोबाल्ट 7, ये 28, यानी कि इसका 28 होता है। तो अगर आप लिखेंगे 4s2 पे 20 और 3d8, क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं, 3d8। चलिए सर जरा इसका बताइए तो कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बेटा 3d लिखता हूं और फिर 4s लिखता हूं, आ जाइए 3d8, 1 2 3 4 हो गया ना, 5, 1 2 3 4 5, 5 सही है। अब देखो नॉर्मल स्टेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा। 4s में भी 2, 1 और 1 2। अब चूंकि यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं एडजस्ट हो सकते हैं क्या, जरा देखो तो एडजस्ट करवा देगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो एडजस्ट करवा देगा, वीक फील्ड है तो नो टेंशन, वीक फील्ड है तो आगे लेके जाएगा, ये एडजस्ट करवा देगा। तो क्या होगा सर जरा बताइए, एडजस्ट होगा तो एडजस्ट होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से, तो कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा, 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और रहा 8, और इसका 2 एक्स्ट्रा इधर ही आ गया, 9 10, ठीक है। और आपका एस खाली, एस 4s खाली, 4p खाली, है ना, 4d भी खाली। हालांकि 4d की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितने हैं, 4 ही तो हैं। तो 4 चेयर क्या करेगा, निकालेगा और उनको एक साथ बैठा करके मर्ज कराएगा और sp3 बनेगा। sp3 बनने का मतलब क्या हो गया सर, टेट्राहेड्रल। क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। डन, टेट्राहेड्रल। और कैसा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, तो कैसा बन गया सर, डायमैग्नेटिक, ठीक है कि नहीं। तो टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक, क्लियर है कि नहीं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा बोल सकते हो कि क्वेश्चन अच्छा है, बट ये भी क्वेश्चन मोस्टली याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका बेटा IPSC नेम बताना। बताओ बताओ बताओ, IPSC नेम बताओ, बताओ 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 बताओ। करेक्ट IUPAC नेम फॉर Mn3CO12 इज, क्या होगा, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर Mn3CO12 का क्या होगा, करेक्ट। CO के लिए बेटा कार्बोनाइल यूज करते हैं। कार्बोनाइल, जरा बताइए क्या होगा। अच्छा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा, 0 हो जाएगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ना, 0 वाला 3 है, 3 है 0 वाला, ठीक है। और 12 को के लिए हम लोग यूज करते हैं डू डेका, डू डेका, ठीक है। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, सभी को पता है। तो क्या बोलेंगे सर जरा बताइए तो, डू, देखो ये तो गया, दूसरा ऑप्शन गया, दूसरा गया। और पहले तो हम लोग यूज किसको करते हैं, पहले लिखते हैं लिगेंड्स का नाम, तो चौथा भी गया। अब 2 ही बचा, देख रहे हो, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। अब जरा देखते हैं, डू डेका 3 क्या है, ट्राई मैग्नीज, डू डेका कार्बोनाइल ट्राई मैग्नीज, 3 मैग्नीज। देखो डू डेका कार्बोनाइल और ट्राई मैग्नीज, तो अपना आंसर हो जाएगा 3, अपना आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जो बताया था ना स्प्लिटिंग, जो स्प्लिटिंग बताया था ना बेटा, उसी पे बेस्ड है ये, जो स्प्लिटिंग बताया था उसी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है, चलिए बताइए क्या होगा। बोला कि विच इज करेक्ट
Cn देखो, Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वंस अगेन पेयरिंग कराएगा, ध्यान देना है। क्या है सर, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4Fe बेस्ड ऑन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो एक चीज समझो, K4Fe में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, जरा बताओ तो। इसको x मानो, कितना आ रहा है, +2 आ रहा है ना, +2 आ रहा है, निकालो, +2 आ जाएगा, हाँ या ना। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जाकर के देखेंगे, अगर Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्या आता है सर, 3D 4s2 3d6 नहीं आता है ना। अब 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकालो, निकालो इलेक्ट्रॉन, क्या बचेगा सर, क्या बचेगा अरेंज करने पे, 3d6 4s0, यही ना बचेगा। अब जो 3d6 में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी याद करिए जरा, मैंने बताया था कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है सॉरी। अब इसका जो जो है ना डी ऑर्बिटल, ये टूट जाता है 2 पार्ट में, एक Eg और फिर T2g। Eg में जाता है 2 और T2g में आता है 3, है ना। dxy dyz dzx नीचे आता है, और dz स्क्वायर dxy y dx स्क्वायर y स्क्वायर ऊपर जाता है, क्योंकि डायरेक्टली उसके सामने पड़ता है, लिगेंड्स के सामने, आमने सामने, आमने सामने पड़ रहा है, रिपल्सन ज्यादा होगा तो ज्यादा स्प्लिट होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनके बीच में जो एनर्जी का गैप आएगा काफी ज्यादा आ जाएगा, इसको बोलते हैं सर T2g, इसको बोलते हैं Eg, ठीक है कि नहीं। चलिए अब जरा देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 6। तो पहले 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से फील्ड थे। स्प्लिटिंग के बाद क्या हो जाएगा सर, स्प्लिटिंग के बाद इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6, पहले इसमें फील होगा, है ना, ऊपर वाला नहीं जाएगा, जल्दी से बता दो फटाफट से। तो अब क्या बोलोगे, क्या कन्फिग्रेशन है इसका, T2g में 6 इलेक्ट्रॉन और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा सर, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसका सबसे ज्यादा होगा, Cn वाला भाई, Cn वाला, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोल रहा है कि इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन इज क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, 2 ठो इसमें नाइट्रोजन होते हैं और बाकी के ऑक्सीजन होते हैं, 4 ऑक्सीजन देते हैं, यानी आंसर क्या आ जाएगा सर 1, नीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट IUPAC नेम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पर Ag किस में, जरा देखो तो किस में Ag प्लस में है, और यहां पर Ag प्लस में ही है, दोनों तरफ Ag प्लस में ही होता है ना भाई, +1 शो करता है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपका AgH2O2 प्लस, और ये जो दिख रहा है आपका AgCN2 माइनस, समझ में आ रहा ना कैसे, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर -2, तो ओवरऑल कितना आ गया, -2 चार्ज, है ना। इसका +1 और इसका Cn का -2, कैसे -2 सर, एक Cn पे -1 तो 2 Cn पे -2 कर दो, देख लो, -1 और इसके ऊपर H2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो +1। अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सर, एकदम ध्यान से समझिएगा सर। Ag की कहानी समझ में आ गई, Ag की कहानी समझ में आ गई आपको, हाँ या ना, Ag की कहानी समझ में आ गई। Ag क्या है सर, प्लस में, इसका माइनस में। सबसे पहले प्लस NaCl में किसका लिखते हो, सोडियम क्लोराइड, पहले सोडियम फिर पॉजिटिव, पहले निगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, इसमें भी सेम चीज फॉलो करते, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव, और उसमें भी सबसे पहले लिगेंड और फिर आगे, जैसे पॉजिटिव का लिख रहा है, अगर ये भी कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले लिगेंड का लिखेंगे फिर मेटल का लिखते हैं, सेंट्रल एटम का। चलिए, और साथ साथ में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 वाला तो हटा दीजिए, 2 वाला तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, यानी पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन गया, सेकेंड और फोर्थ बच, थर्ड और फोर्थ बच रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले किसका लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे किसका, पॉजिटिव वाले का, फिर निगेटिव वाले का। देखो ना यहाँ पर सबसे पहले साइनो लिख दिया, तो ये तो ऐसे ही गया, देख रहे हो, एक ही ऑप्शन। देखो कैसा क्वेश्चन पूछता है, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, मतलब कि कुछ नहीं करना है, जरा सा दिमाग लगाना है, यही तो डॉक्टर का काम होता है। डॉक्टर का काम थोड़ा रोग इन्वेंट करना है, उसका काम अगर खट से देखो, पकड़ में आया फटाफट दवाई दो, खटाखट ठीक करो, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए, यानी कि मरीज को मारिए मत। चलिए सर, यहां तक क्या होता है सर, आपका एंड होता है, कंप्लीट होता है ये। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद ऑर्गेनिक आपका हो ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अभी हम लोग शाम में क्या कर लेंगे सर, शाम में हम लोग अथर भैया के चैनल पे आपके डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक कंप्लीट कर लेंगे, साथ में उसका क्वेश्चन भी वहीं पे प्रैक्टिस कर लेंगे, कहानी अंतिम युद्ध की पूरी क्या हो जाएगी सर, कंप्लीट हो जाएगी। और थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन कि आप लोग टेटे नहीं कर रहे हैं इतना कि सर बताइए, आप तो वहां पर बोल रहे हैं ये कर लो, यहाँ पर ये कर लो, 2 ही जगह पर बोले बेटा, टेंटे मत करना, 2 ही बार बोले, एक बार कराया था रिकॉर्डेड और एक बार ये, थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए तभी तो कंप्लीट होगा, हाँ या ना। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, महा रिवीजन करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं, महा रिवीजन, एक बार नहीं, पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री की महा रिवीजन के लिए क्या आप लोग रेडी हैं। कल तक में
आज ऑर्गेनिक होगा, कल तक में आई थिंक ऑर्गेनिक का भी मैक्सिमम पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका रहेगा, मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है, तो कल परसों हम लोग क्या करेंगे सर, महा रिवीजन, उसके अगले दिन प्रैक्टिस, कहानी खत्म। चलिए क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे अब महा रिवीजन में, और शाम में मिलते हैं, पहले तो शाम में मिलते हैं, डीएनडे ब्लॉक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, हाँ या ना। और प्रैक्टिस सेशन भी लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेशन परसों होगी, अथर्व भैया के चैनल पे ही होगी, आपके वहां पर मस्त 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 पढ़ाई करते हैं। चलिए सर, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं, बहुत बुला रहे हैं, कभी कभी टेटे करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बाय बाय।